हे माय लवलीज़ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसे लव स्टोरी होने वाली है, तो जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम शुरू करते हैं। ओके ना। वी अंजी से कहता है, जो कि हमारा फर्स्ट में लीड कैरेक्टर होने वाला है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जी विंग को देखता है, उसके सर पे फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। विंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या हम शादी करने वाले हैं। जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसके लिप्स को चूसते हुए कहता है, हाँ बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे। विंग विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और कहते हैं, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। जी कहता है, कभी नहीं, इतना बोल। जी विंक लिप्स पे किस करता हुआ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। उसके जॉ लाइन, उसके एडम एप्पल, उसके निप्पल्स, उसके बैली बटन, हर चीज़ को छूते हुए, उसे अपनी आगोश में भरते हुए उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। जैसे जैसे वांगजी की स्पीड बढ़ रही थी, विंग की मॉर्निंग साउंड्स बेतहासा हो रही थी। वांगजी उसे अपने बाहों में अपने एम्ब्रेस में लिए हुए छुपा लेता है। उसके लिप्स को चूमते हुए उसे कहता है, हम हमेशा साथ रहेंगे विंग, इतना बोल। विंग और वांगजी अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करते हैं और विंग सो जाता है। लेकिन जब अगले सुबह विंग की जब नींद खुलती है तो वहाँ वांगजी नहीं था। विंग उसकी हालत हालांकि चलने लायक तो बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए जैसे ही उठता है, वहाँ पे अचानक से डोर ओपन होती है और बहुत सारे मीडिया आ गए हुए थे, जो कि विंग का पिक्चर क्लिक करने लगे थे। विंग ने अपने फेस को छुपा लिया था और खुद से कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इसे बंद करो। मैंने कहा अभी क्या, अभी इसे बंद करो, मैंने कहा इसे बंद करो। लेकिन वो सब बंद होने की जगह पे विंग की पिक्चर्स निकालने जा रहे थे। विंग ही सबको झेल नहीं पा रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने अपने आप को ढका और कहा, ये क्या है, ये सब क्या किया, हाँ ये सब क्या किया वांग जी। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बाद उस रूम में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम लिली है। लिली आते ही विंग को खींच कर बाहर निकालती है। विंग जो कि कंबल में खुद को लपेटे हुए था, लिली से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे होने वाले फैंसी के ऊपर नजर डालने की। विंग तो सॉफ्ट था और कहता है, क्या बकवास कर रही हो। विंग उसकी बात को काटते हुए कहता है, मैं सही कह रही, तुम्हें समझना चाहिए है ना। इतना बोल उसके कंबल को खींचने लगती है कि विंग उसे धक्का देता है और वॉशरूम में भाग जाता है अपने कपड़े लेकर। वो जैसे तैसे करके कपड़े पहनता है, पहनकर बाहर आता है जहाँ पे लिली अभी भी थी। विंग के फेस पर एक बॉटल पानी डाल चुकी थी और उसे घुटनों पर बिठाते हुए कहती है, अगर आइंदा से मेरे हस्बैंड के आसपास भी दिखे ना फियांसे फियांसे के, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। विंग जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उस होटल से विंग को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है और उसे ऐसे मीम्स बना दिया गया था उसको पूरा का पूरा। विंग उसे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हुआ, क्या ये होना तय था, क्या ये होना जरूरी था। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि प्यार करो और अगले पल आपकी बेइज्जती हो, लोग आपके साथ बुरा करे। विंग टूटा हुआ सा असहाय सा घर आता है, जहाँ पे उस रूम रेंटर की जो मकान मालिक थे ना, वो आते हुए विंग से कहते हैं, हम ऐसे लोगों को घर में नहीं रखते, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। विंग इस शहर में विंग का कोई नहीं था, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। विंग एज एम्प्लॉय ये शहर आया हुआ था, उसने लैंड कंपनी ज्वाइन किया। ज्वाइन हुए उसे 3 से 4 मंथ ही हुए थे, जहाँ पे विंग और वांगजी के बीच रिश्ता बढ़ा और वांगजी ने विंग को पसंद कर लिया था और विंग ने वांगजी को। लेकिन ये सब क्या हो गया, जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक वन नाइट स्टैंड के बाद ऐसा बड़ा हादसा समझ से बिल्कुल बाहर था। विंग अपना सारा सामान समेटे हुए बाहर आता है और अपनी उसे टैक्सी में लेता है। देन कहता है, एक बार लैंड एम्पायर चलो। विंग जब वहाँ आता है तो उसे अंदर कोई जाने नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे उस वक्त। उस टाइम पे सी चैन चाइना में नहीं थे, वो 1 मंथ के लिए बिजनेस टूर पे गए हुए थे। जब वो कहता है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना है और बात करनी है, लेकिन एक भी स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने देता है। विंग जिसे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या कल रात को
उसकी और वांगजी के बीच में इतना सब कुछ हुआ। क्या वो सब झूठ था, फेक था, या सब कुछ ड्रामा था? ये सारी बातें सोचते हुए विंग वहां से वापस हाथ मलता हुआ लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ विंग इस शहर को छोड़ चुका था। वो वहां से अपने कंट्री साइड एरिया गांव जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता है और वहां से वो दूसरी जगह चला जाता है। वो चाहता है हांगकांग। वहां जा करके ताओवादी से मिलता है। ताओवादी मतलब कि एक माउंटेनिस्ट होते हैं वो, जो ताओ कम्युनिटी से आते, ठीक है ना। रिंग बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स में था। उसे अपनी जान देने का मन कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तो एक खूबसूरत रिश्ता होता है जहाँ पे आपका केयर, कंसर्ट, प्रेम त्याग मांगता है। प्रेम परीक्षा मांगती है। प्रेम आपका विश्वास मांगता है। प्रेम बहुत कुछ मांगता है और देता और करता भी है। लेकिन इतनी बड़ी सजा विंग को आखिरकार क्यों मिली थी? इन सारे सवालों का जवाब लिए हुए वो माउंटेन आता है, जहाँ पे वहां पे रह के वो सेवा करने लगा था। हालांकि उसे मरना चाहता था, लेकिन वो नहीं मरना चाहता था। वो अपने लिए लड़ना चाहता था। विंग इतना कमजोर नहीं था कि वो जान दे दे। दैट्स व्हाई उसने ये फैसला किया। वहाँ आकर के वो वहाँ पे रह करके उसने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो एक हीलर से मिला, जो लोगों के मनों को और चीज़ों को संभालता है। और धीरे धीरे करके एक ऑफिस एम्प्लॉय बॉय एक हीलर बन गया। 3 मंथ बाद जब विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो 3 मंथ के लिए वहाँ से हीलर का शिक्षा लेने के बाद वहीं पे रह गया, क्योंकि अब वो ऊपर नीचे नहीं कर सकता था। धीरे धीरे करके उस आश्रम में रहते हुए रिंग सुबह में मेडिटेशन करता और बाद में वो हीलिंग की पद्धति सीखता। फिर वहाँ पे कुछ रह रहे शिष्यों के साथ में मिलकर पूरे आश्रम का काम करता। लेकिन धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और विंग ने 3 बेबीज को जन्म दिया। युवान, निंगजी और ईवा। तीनों बच्चे ट्विंस बोले या ट्विंस बोले, जो भी बोलो, लेकिन तीनों को एक साथ ही जन्म दिया। वहीं पे विंग ने अपने तीनों बच्चे का नामकरण भी कर दिया और उसके बाद वहाँ पे वो रहने लगे। जब वो 3 साल के हुए तब गुरु ने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके भविष्य के बारे में तुम्हें सोचना होगा। तुमने जो हीलिंग पद्धति सीखी है, इससे आज तुम एक मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे और जा करके अपनी दुनिया में नया नाम बनाओ। और जो खोया है उसे वापस हासिल करो, ठीक है ना। विंग गुरु का आशीर्वाद लेते हुए अपने बच्चे के साथ वापस नीचे माउंटेन आता है और वो वापस से हांगकांग में रह करके डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है ना, वहाँ पे उस वो आया और वो मो सेयांग ट्यांग से मिलता है, जो कि उसी ने मदद की थी उसे ऊपर छोड़ने में। वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे रह के एक छोटा सा क्लिनिक खोलना है। अब हालांकि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे है नहीं, लेकिन उसके अकाउंट में पहले से जो पैसे थे जिसका उसने यूज़ बहुत कम करा था, कुछ कुछ सेविंग्स और जो कुछ एसआईवी म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह के कुछ सेविंग्स में पैसे थे, वो सारा निकाल करके भी एक छोटा सा क्लिनिक ओपन करता है, जहाँ पे मो सियांग ट्यांग उसकी मदद करता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे हीलिंग करने लगे थे। जैसे जैसे लोगों के बीच में इसकी जानकारी बढ़ी, लोग अपने सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों का इलाज कराने के लिए विंग से आने लगे और धीरे धीरे करके विंग की ख्याति बढ़ने लगी। जब बच्चे 5 साल के हुए तो विंग ने अपने सारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब हालांकि विंग का बेबी, जो कि मेडिटेशन और ये सभी ध्यान और पर्वत पे हुए थे, तो बेबी बाय बर्थ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट थे और उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। ईवान, जो कि बिजनेस में नंबर 1 था। वहीं निंगजी, उसे हैकिंग करना और रेड अलर्ट करना बहुत अच्छे से आता। वहीं ईवा, लोगों के साथ मोटिवेट करके बात करना, उसे हीलिंग करना, उसने निंगजी के कुछ गुण सीखे थे। तो हील करना और लोगों की मदद करना, ये सब कुछ उसने सीख लिया हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि विंग ही सिर्फ अकेले काम कर रहा था। खाली टाइम में ईवा भी अपनी मम्मा का हेल्प करता था। निंगजी ने जब मम्मा से पूछा कि उसके डैडा कौन है, तो उसने बता दिया कि एक वन नाइट स्टैंड हुआ था और उसके बाद ये सभी चीज़ें हुई थी। तो युवान कहता है क्या हम डैड को देख सकते हैं? तो पहली बार विंग ने सारी स्टोरी दिखाने के बाद उसने वांगजी की पिक्चर्स दिखाई। वो तीनों बच्चे बहुत सैंटी थे। विंग को कस्टमर्स आ गए थे और पेशेंट्स भी आ गए थे, तो उसे वो कंसल्ट करने और डील करने चला जाता है। वहीं पे निंगजी कहता है हम डैड का पता लगाएंगे और उन्हें हम अपने पास लाएंगे। इतना बोल वो तीनों हाँ में सर हिला देते हैं। अब निंगजी, जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट था, वो
इस पिक्चर्स के ज़रिए ऐसे पता लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके डैड बीजिंग में रहते हैं और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो उनके घर में 3 जन हैं, मतलब कि उनके एक अंकल जो दादाजी हुए उनके, एक उनके बड़े पापा, एक उनके जो डैड है वो और एक और अंकल हैं। वो तीनों के बारे में जानकारी निकाल लेने के बाद कहता है तो अब हमें मम्मा को किसी भी तरीके से बीजिंग भेजना होगा। तो युवान कहता है पर मम्मा तो हांगकांग में काम करती हैं। और वो निंगी कहता है अगर हम मम्मी को पॉपुलर कर दे तो क्या होगा। तो युवान कहता क्या मतलब। निंगजी और वो सब एक ऐसे मतलब कह सकते हैं एक मेटाफर बना करके और वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं मिरेकल डॉक्टर के नाम से। हालांकि ये सच था, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वो लोग ऐसे कर देते हैं। अब लोगों की डिमांड बढ़ गई थी और ये सारा कारनामा निंगजी ने करा हुआ था। विंग को पता ही नहीं था कि निंगजी ने उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ा दी है रातों रात। ये बात बीजिंग तक फैल गई थी और बीजिंग में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल जहाँ पे साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट, कंसल्ट डिपार्टमेंट, अदर अदर डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे। और मेडिकल डॉक्टर मतलब ये कि सर्जन या फिर कोई डॉक्टर जब आपका इलाज नहीं कर पाए तो वो मेडिकल डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, जिसे सब कुछ आता था। ठीक है। तो ये जब पता चला उनको तो उसने विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो विंग ने तो पहले मना कर दिया लेकिन बाद में उस डॉक्टर ने बहुत ऑफर किया। और हालांकि ये डॉक्टर मिस्टर बाई के मतलब ये जो हॉस्पिटल था वो मिस्टर वाई का था। दैट्स वाई तो उन्होंने ऑफर किया कि आपको हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन करना चाहिए, हम आपको इतना इतना ऑफर देंगे, इतना इतना पैसे देंगे और बहुत सारी चीज़ें। फिर विंग जो था वो वापस तो नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर वो हाँ कर देता है। और उसके बाद वो मो सियांग को भी बोलता है साथ चलने के लिए, क्योंकि मो सियांग ने उसकी मदद जो की थी पहले तो ताइवान सॉरी हांगकांग आने में, फिर वहाँ से ऊपर टाओ के पास लेके जाने में। तो फिर वो तीनों बच्चे मो सियांग को लेकर के विंग वापस से पूरे 5 साल बाद बीजिंग लौटता है। विंग के अंदर बहुत सारे जज्बात थे वांगजी को लेकर के। वो चाहता था कि वो वांगजी से मिले, देखे सभी चीज़ें, लेकिन जो हमारा वांगजी था ना, वो उसने कभी शायद विंग के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। ये पता नहीं क्या मैटर हुआ, विंग को नहीं पता था लेकिन विंग को लग रहा था कि वांगजी ने उसे धोखा दिया है। ये सारी बातें सोचते हुए विंग बीजिंग लौट आता है। जब वो लौट के आता है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अब बीजिंग में आने के बाद अपने डैड को तो खोज ही सकता था। पहले तो विंग अपने और अपने बेबी के लिए 4 BHK का अपार्टमेंट सेलेक्ट करता है, क्योंकि एक में मो सियांग को देना था और एक में दोनों बच्चे को और एक में ईवा के साथ वो खुद रहने वाला था। क्योंकि उसके बाद वो लोग सब घर को सेटिंग वेटिंग करते हैं अच्छे से। फिर बेबी का स्कूल एडमिशन जो था वो सब कुछ कर लेने के बाद बेबी और विंग को आए हुए कम से कम 7 दिन हो गए थे। अब निंग जी हिवान से कहता है तो हम डैड को ढूंढने चले। तो कहता है ठीक है। आज लैन मैंसन में लैन किरण अंकल की पार्टी चल रही होती है जहाँ पे युवान कहता है हम अंदर कैसे जाएंगे। इस पे निंगजी कहता है हम चले जाएंगे, ऐसे भी हम बच्चे हैं ना, इतना बोल करके। और वो तीनों वहाँ से कैब बुक करता है जो कि निंगजी ने ही बुक करा हुआ था। उसके बाद वो लोग लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। अब तीनों बच्चे घर पे नहीं थे। दैट्स वाई विंग जब हॉस्पिटल से लौट के आता है तो देखता है कि युवान, निंगजी और रीवा तीनों बच्चे हैं ही नहीं। तो वो मोसियांगटेंग से कहता है कि बच्चे कहाँ हैं। तभी मोसियांगटेंग तो पहले नहीं बताता है, बाद में विंग चिल्लाते हुए कहता है मैंने बोला कि बेबी कहाँ है, बताओ मुझे, क्या चल रही है मेरे पीछे प्लानिंग। मोसियांगटेंग बता देता है कि बेबी अपने पापा से मिलने गए हैं। विंग कहता है तुम्हें तो। फिर वो कहता है बाइक की चाबी दो। और यहाँ पे आने के साथ ही विंग ने बाइक ले लिया हुआ था जिससे वो हॉस्पिटल जाता था। विंग आराम से उसने हॉस्पिटल वाले कपड़े चेंज किए, ब्लैक जीन्स पहना हुआ था उसने, लेदर जैकेट लिया और हेलमेट लिया और वो निकल गया लैंड अंपायर की तरफ, जहाँ पे ऑफिस सॉरी यहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रहा था। एक वेन्यू था लैंड हाउस का, तो वहाँ पे चल रहा था। विंग ने तो पहले जो युवान था उसका लोकेशन ट्रेस किया, क्योंकि अगर एक का भी करो तो तीनों बच्चे उधर ही होंगे ना, तो वो वहाँ के लिए निकल गया। अब इधर वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। तो बेबी पहले मतलब जो हमारा युवान था वो कहता हम एक एक पेरेंट्स को पकड़ेंगे और उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करा, 3 पेरेंट्स को पकड़ा, मतलब 3 कपल्स को पकड़ा जो थोड़े एजेड लग रहे थे, उनके पीछे पीछे वो बेबी अंदर आ गए। अंदर आते ही ईवा और रिवान और निंगजी सब लोग ना इधर उधर देखने लगे थे, जहाँ पे पार्टी में लैन वांगजी सारे बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। अंकल किरण जो कि अब 55 साल के होने वाले थे, वो बैठे हुए थे और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहे होते हैं। इस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। वहीं दूसरी तरफ सी चैन जांगचिंग के साथ में था और वो भी कुछ कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। लेकिन उसी पार्टी में एक और था, लैन किरण अंकल का बेटा सुलियान।
सूलियन भी बाकी अदर्स से बात कर रहा होता है। इसके साथ में एक गर्ल थी जिसका नाम लिली था, जो कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाया गया था, ठीक है ना। तो वो सब वहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं। निंगजी, ईबा और साथ में इवान, वो तीनों भागते हुए जाते हैं वांगजी के पास और कहते हैं डैडी डैडी। जैसे वांगजी ने डैडी डैडी सुना, वो पहले तो उन बच्चों को देखता है एंड देन वो आसपास के सभी लोगों को देखने लगा था, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बातें बातें हो रही थी वो सब रुक गया था और सब वो उन तीनों को बच्चे को देखने लगे थे। क्रिस उसके पास फटाक से आते कहता है बॉस, आपने मेरे पीठ पीछे शादी कर रखी है, मुझे पता क्यों नहीं चला, और ये बच्चे आपके जैसे ही दिखते हैं थोड़े थोड़े। अंगजी कहता है सट आप, और ये मेरे बच्चे नहीं है। तो क्रिस कहता है तो क्या ये कहीं और से आके टपके हैं सर? वैसे मानना पड़ेगा, सीधे आपको 5 साल का बेबी मिल रहा है सर। वांगजी कहता है क्रिस चुप हो जाओ। अंकल आते हुए कहते हैं ये सब क्या चल रहा है वांगजी? वांगजी कहता है अंकल मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। तो सूर्यन आते हुए कहता है डैड इसकी बात मत सुनिए, आपने जब से इसे कंपनी दी है ये तब से अपनी मनमानी कर रहा है, इसे लगता है कि सच में ये ही सीईओ बनने वाला है ना। तो सीजन कहते हैं सूर्यन तो तुम्हें क्या लगता है? तो सूर्यन कहता है उस कंपनी को मेरे डैड ने संभाला है, मेरे डैड ने इतना सब कुछ किया है, तो उस कंपनी पे मेरा भी तो हक बनता है ना गगा, दैट्स वाई। तो अगला सीईओ तो मैं ही बनने वाला हूँ। वांगजी उसे देखकर कहता है सपने में, पहले ढंग से काम करना तो सीख लो। लिली उसे घूर कर देखते हुए कहती है ऐसा मत बोलो वांगजी। वांगजी कहता तुम तो चुप ही रहो। इतना बोलकर उसे ऐसे डरा देता है। तभी हीरा कहती है डैड आपको क्यों लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में छोड़कर, और हम आपको डैड क्यों बोलेंगे? वांगजी नीचे बैठते हुए कहता है हे लिटिल चैम्प्स, मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा डैड हूँ? तो युवान कहता है क्योंकि हमने अपनी मम्मा के फ़ोन में देखा है कि वो आपकी पिक्चर्स है। तो मम्मा बोला था इन लोगों ने, दैट्स व्हाई। वांगजी कहता है क्या कहा मम्मा? पर मैं कभी किसी फिर वो कहता है तुम्हारी मम्मा झूठ बोल रही है। निंगजी कहता है नो, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आपको पता है मेरी मम्मा। तभी ईवा उसका हाथ पकड़ती है और कान में कहती है मम्मा ने कहा है किसी को ना बताए कि हम मेरे। तो ईवान कहता है बट ईवा अगर हम नहीं बताएंगे तो डैड को कैसे पता चलेगा? तो ईवा कहती है डैड खुद आकर बता देंगे, ठीक है ना? और इतना बोल करके और वो उससे हाथ पकड़ी हुई थी। बंगजी कहता है हाँ बताओ तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो ईवान कुछ नहीं बोलता है, वो चुप हो जाता है और उसके बाद वो उसे कहता है वांगजी उन तीनों बच्चों से कहता है अपनी मम्मा को बुलाओ, बात अभी क्लियर हो जाती है। सीजन कहता है वांगजी वैसे देखने में ही तुम्हारी तरफ बिल्कुल लगता है, वो युवान को देख के बोल रहा था। तो क्या पता सच में तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया हो और तुम्हें पता ना हो। अंजलि ऐसे घूर कर देख रही कहता काका पिछले 5 सालों से मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया है, तो मैं वन नाइट स्टैंड किसके साथ बिताऊंगा? हाँ। सीजन कहते हैं उप्स, इतना सारा गुस्सा इसलिए आता है तुम्हें? वांगजी भी लाइक काका। सीजन कहते हैं ओके ओके। श्यामचंद कहता है ये बच्चे कितने क्यूट है सीजन। तभी सूलन कहता है क्यूट है, मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि डैड ने कहा है कि अगर हमें घर के वारिस देंगे तो उसे ही पूरी कंपनी दी जाएगी। सीजन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सूलियन, तुम गलत सोच रहे हो। सूलियन कहता है काका मुझे अच्छे से पता है क्योंकि वांगजी आपका भाई है, दैट्स वाई आप अपने भाई का साइड लेंगे ना, आप मेरा साइड क्यों लेंगे? सीजन कहते हैं सूलियन ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गलत चीजें कौन डाल रहा है? उसके डैड आते हैं इनकी लैंड की टर्न आते हुए कहते हैं सोनियन बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, अपनी नालायकपंती बंद करो। फिर उन तीनों से बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा कौन है? तभी पीछे से वॉइस आती है। पहले तो हम बाहर चलते हैं जहाँ पे वो सियांग टियांग और विंग दोनों आ गए हुए थे। विंग जब अंदर जाने लगता है तो उसे गार्ड ना नहीं आने दे रहे थे। पहले कितना आर्ग्यू वगैरह करता है लेकिन नहीं आने दे रहे थे। लास्ट में विंग को ना सुई चुभाना पड़ा था जिससे कि वो दोनों जो बाउंसर्स थे ना वो बेहोश हो गए थे और विंग अंदर भाग के आया था। अभी बैक टू द प्रेजेंट जहाँ पे लैन किरण पूछते हैं कि बाबा आपका मम्मा कौन है? पीछे से वॉइस आती है मैं ही इसकी मम्मा। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी सीजन सब लोग विंग को देखते हैं। सोलिया और लिली जो कि उसे देखते ही पहचान गए थे एंड देन कहते हैं विंग। वहीं पे सीजन भी विंग को पहचानता था और उसे देखते कहता विंग। पर वांग जी विंग को देखने के बाद कहता कौन हो तुम? विंग को तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी और कहता है वांग जी आई मीन कि मिस्टर लैन मैं हूँ विभूषण, आप मुझे भूल गए? अंजी कहता है सबसे पहली बात कि मैं किसी भी भूषण को नहीं जानता। दूसरी बात मैं भूल गया का क्या मतलब है? मुझे सब याद है। यहाँ मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। तो
विंग कहता है सिक्योरिटी गार्ड, पर आपके पास तो कोई सेक्रेटरी नहीं था क्योंकि मैं आपका सेक्रेटरी था। वांग जी कहता क्या बकवास कर रहे हो। तभी सीजन कहते वांग जी एक मिनट, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तुम वो सब। विंग कहता है हाँ, वो सब वो सब सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ था। लिली ने कहा था कि वो वांग जी से शादी करने वाला है, दैट्स वाई मैं उसके पास ना जाऊं। और उसके बाद उसने इतना सारा तमाशा कर दिया और आज ये आपके साथ इस घर में है। क्या वांग जी ने लिली से शादी कर लिया। वांग जी से कहता है क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है आपको याद हो या ना हो, पर उस रात हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था मिस्टर लैन, और ये बच्चे आपके और मेरे हैं। इतना सुनना हुआ है था। तो सोलन कहता झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोल वो लिली की तरफ देख रहा था जहाँ पे लिली आती कहती हाँ मुझे पता है, तो तुम वो वो झूठ बोल रहे हो। विंग ना वांग जी को देखते हुए उसके पास आता है, उसके हाथ पकड़ लेकर कहता है वांग जी, आई मीन मिस्टर लान, आई मीन सर, क्या बोलूं समझ नहीं आता, सब कुछ चेंज जो हो गया है। क्या सच में मैं आपको याद नहीं हूँ। सीचन सर, इन्हें कहिए ना कि मैं इनका सेक्रेटरी था। ये मुझे कैसे बोल सकते हैं। लिली ने जो 5 साल पहले मेरे साथ किया, उसके बाद ये मुझे भूल कैसे सकते हैं। अंजी कहता है अपनी बकवास बंद करो और दूर रहो मुझसे, समझे ना। इतना बोल विंग का हाथ छुड़ा देता है। विंग को इतना बड़ा झटका लग गया था और कहता है ठीक है, अगर आपको नहीं मानना कि मैं कौन हूँ या वट एवर जो भी, तो आप डीएनए टेस्ट कराएं। सुनील कहता है नो डैड, इसकी बात मत सुनिएगा, ये झूठ बोल रहा है। और मुझे अच्छे से पता है वांग जी गगा ने ही कहीं से इसको ढूंढ के लाया होगा और ये सारा ड्रामा करने के लिए बोला होगा, ताकि वो आपके सामने में बच्चे दिखा सके और बोल सके। वैसे भी मेल प्रेगनेंसी नहीं होती। विंग कहता चुप हो जाओ, समझे ना, चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम लोग को मेरे बच्चे को नहीं रखना है तो मत रखो, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने बच्चे तुम्हें दे दूं। इतना बोल वो युवान निंगजी और ईवा से कहते बेबी चलो यहाँ से, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। इतना बोल तीनों को लेके जा रहे होते हैं। तभी ईवा कहती है मॉम, पर मुझे यहाँ रहना है डैड के साथ में। तो विंग नीचे बैठ जाकर कहता है ईवा, डैड हमें नहीं चाहते, डैड तुम्हें नहीं चाहते, हम में से किसी को नहीं चाहते। तभी जांग जिंग सीजन से कहता है सीजन प्लीज बेबी को रोक लो ना, सीजन प्लीज। सीजन कहता है वो वांग जी का फैसला होना चाहिए। और भांग जी ना सबको देख रहा होता है। एवा कहती प्लीज एक मिनट मम्मा। इतना बोल वो लैंड किरण के पास जाते हुए कहता दादू, क्या मैं आपके साथ रह जाऊं। लैंड किरण सभी लोगों को देखते हुए कहता हाँ ठीक है आप रह जाओ, तब तक जब तक कि डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आ जाते। इतना बोल वो ईवा को रख लेते हैं क्योंकि बच्चा तीनों में से कोई भी हो, डीएनए तो मैच कर ही जाते हैं ना, और बाकी सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद विंग उन दोनों बच्चों को लेकर के आ जाता है। ईवा उस पार्टी में थी लेकिन सबसे अलग थी, वो दादू के साथ में ही थे। अब पार्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। सारे लैंड फैमिली घर आ गए थे जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या। वो क्रिस से कहता है क्रिस तो तुम कब से मेरे साथ हो। तो क्रिस कहता सर पिछले 5 साल से। उससे पहले का मुझे नहीं पता सर, मुझे भी तो किसी की जगह रिप्लेस किया गया था ना। तभी सीजन आते हुए कहते हैं वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे विंग के बीच में क्या हुआ है, लेकिन विंग हमारे ऑफिस में काम करता था, वो तुम्हारा सेक्रेटरी था, और क्या कॉन्फ्लिक्ट हुई है तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए, लेकिन ये सच है वो हमारे साथ काम करता था और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बुरा। मुझे नहीं पता था कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम हो। इतना वो सीचन और जियांगजिंग अंकल सब लोग वहां बैठे हुए थे। फिर सीचन ने एक फुटेज दिखाता है जिसमें विंग को कैसे कंबल में लपेटा हुआ था वो वाला पिक्चर, उसके बाद उसे हिमलेट किया गया था और बहुत सारे रेयर पिक्चर्स थे। हालांकि बाद में लैंड कॉर्पोरेशन का नाम इसमें आ रहा था, दैट्स वाई ये सारी चीज़ों को सीजन ने मतलब आने के बाद वो सारी हटवा दी थी, लेकिन 1 महीने में पूरा बात का बतंगर हो गया था। और उसके बाद कंपनी के स्टॉक्स गिर गए थे, प्राइस गिर गए थे, ये सभी चीज़ें हुई थी। तो वांग जी कहता है पर मुझे ये सब याद क्यों नहीं है। सीजन कहते हैं वांग जी, ये बात तो आश्चर्य वाली है कि तुम्हें याद क्यों नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि तुम 6 दिन के लिए बेहोश थे। तुम्हारे साथ हुआ क्या था उन 6 दिनों में। वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है काका, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब क्या क्या वो। इतना बोलकर वो विंग के बारे में सोच रहा था। सीजन कहते हैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम किसी को डेट कर रहे थे वांग जी, तो क्या वो विंग था। वांग जी के सामने में ना सभी चीजें उलझा और पसरा हुआ था। लैन किरण कहते हैं तो फिर ठीक है, इसका हम डीएनए रिपोर्ट्स निकलवाते हैं। इतना बोल बेबी का हेयर सैंपल लेकर वांग जी का हेयर सैंपल लेकर के भेज दिया जाता है।
जहाँ पे थोड़ी देर में जब रिपोर्ट्स आता है तो रिपोर्ट्स ना गलत थे। वंग जी कहता है मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीजन और लैनकिरन अंकल सब ना एकदम से ये हो गए थे कि ये क्या क्या मतलब सच में ये कैसे हो गया। वहीं पे सूलियान जो कि मुस्कुरा रहा होता है। क्रिस जब सूलियान को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखता है तो कहता है सर आप ये मुझे दीजिए। इतना बोल वो रिपोर्ट लेता और वहां से चला जाता है। आज का दिन बहुत ज्यादा हैट्रिक हुआ था। ईवा ने इन सारी बातों को सुन लिया हुआ था और वो एक साइड बैठ के रो रही होती है तो वांगजिस के पास आते हुए कहता है हे लिटिल गर्ल क्या हुआ तुम्हें। ईवा कहती है डैड अब हम सबको क्यों नहीं अपना रहे हैं। पता है मैंने आपको और मम्मा को मिलाने के लिए सब कुछ करने के लिए कितना मेहनत किया। मुझे कहता क्या मतलब। तो कहता है मुझे अपने दोनों भाई की याद आ रही है। मेरा एक भाई जो कि बिजनेसमैन है और दूसरा जो कि हैकर है। और मैं इतना बोलकर वो चुप हो जाती है और कहती है हम तीनों ने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए डैड पर आप हमें नहीं अपनाएंगे तो हम जा रहे हैं यहाँ से। इतना बोलकर जब वो स्लैम मेंशन से बाहर जाने लगती है तो वंगजी से रोकते हुए कहता है इतनी रात को कहाँ जाओगी प्रिंसेस। बाहर अंधेरा है तुम्हें डर नहीं लगता। ईवा कहती है जहाँ अपने ना हो वहां रुकने का क्या फायदा। जब मेरे डैड को मेरी आइडेंटिटी पे शक है तो फिर मैं कैसे रुक सकती हूँ। इतना बोल जब ईवा जाने लगती है तो वंगजी कहता है तुम सुबह चली जाना यहाँ सो जाओ ओके ना। इतना बोल वांगजी ईवा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। 5 साल की ईवा वांगजी के रूम को देख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा नीरस था बेरंग था। उस कमरे में कोई जान ही नहीं थी। हाँ वहां पे एंटीक चीजें रखी हुई थी लेकिन उस कमरे में कुछ नहीं था। ईवा कहती है यहाँ पे बस आपकी पिक्चर्स है तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अंगजी कहता है पता नहीं क्यों। इतना बोल वो सोने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी को नींद नहीं आ रही थी। विंग वांगजी को ऐसे छटपटाते हुए देख करके ईवा कहती है डैड आप सो क्यों नहीं रहे हैं। पिछले आधे घंटे से आप इस तरह से छटपटा क्यों रहे हैं। जी कहता है लिटिल बेबी मुझे इंसोमिया है। ईवा कहती है डैड मैं आपको सुला दूं। वांगजी कहता है तुम। कहता हाँ मैं। इतना बोल ईवा वांगजी के हैंड को दबाती है एंड देन उसके ओके प्रेशर देना स्टार्ट करती है। उसके बाद उसके सर को ऐसे टैप टैप करती है एंड देन 2 मिनट में वांगजी सो जाता है। ईवा कहती है थैंक गॉड डैड मॉम ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है वरना पता नहीं क्या होता। इतना बोल ईवा भी वांगजी के बाहों में सो जाती है। पहली बार वांगजी को नींद आया था सुकून वाली नींद जन्नत वाली नींद और वो सोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ईवा सुबह सुबह उठ करके वो नीचे आती है। सर्वेंट्स को ना अच्छा डिलाइट नाश्ता बनाने को बोल करके वो लैन किरण के रूम में आती है जहाँ पे लैन किरण अंकल जब उठ के बैठते हैं तो उनके कमरे में दर्द था। ईवा कहती है दादू दादू मैं आपका कमर ठीक कर दूं। पहले तो लैन किरण मान नहीं रहे थे लेकिन बाद में ईवा ने जब प्रेशर देना स्टार्ट किया और एक्यूप्रेशर के जरिए जब दबाया उसकी नसों को तो सब पूरे ब्लॉकेज खुल गए थे। तो वो ईवा कहती है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है दादू आपको ना ऐसे मेंटेन करना होगा। तो वो कहते तुम्हें कैसे पता। ईवा कहती है मुझे मम्मा ने सिखाया मेरी मम्मा हीलर है ना वो एक डॉक्टर है। तो लैन किरण को पहले तो आश्चर्य होता है देन कहता है अच्छा। फिर वो वॉशरूम से फ्रेश व्रेश होकर बाहर आते हैं जहाँ पे ईवा कहती है आपको सुबह सुबह कोलेस्ट्रॉल वाली टी पीनी चाहिए फिर फ्रूट लेना चाहिए उसके बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए वो भी 2-2 घंटे के अंतराल पे। लैन किरण कहते हैं ठीक है पापा मैं तुम्हारी बात मानूंगा और इतना बोल करके और वो बैठ जाते हैं। फिर ईवा ही उसे डाइट चार्ट बनाकर दे देती है और वही डाइट चार्ट के अनुसार उसे दिया जाता है। तो अंकल किरण को भी आज हल्का हल्का फील हो रहा था। नाश्ता करने के टाइम पे जब सब नीचे आते हैं तो थोड़ा सा मेन्यू चेंज हुआ था। तो सीचेन और जियांगजिंग कहते वाह आज मेन्यू चेंज किया गया है। तो हेड बटलर आते हुए कहते हैं हाँ लिटिल प्रिंसेस ने कहा था मेन्यू चेंज करने के लिए। सीचेन ईवा को अपने पास बुलाते हुए कहता है वाह तुम्हारे आने से घर में सच में रौनक आ गई है। तो जियांगजिंग कहता है सीचेन हम इसे रख लेते हैं ना ये कितना क्यूट है। इतना बोलकर ईवा को बीच में बिठाकर खिला रहा होता है जहाँ पे वांगजी देख रहा था कि सारे घर वाले ना बेबी के साथ में अटैच्ड हो रहे हैं। तभी लाल किरण कहते हैं वांगजी क्या सोचा है अंतिम फैसला तुम्हारा होगा क्योंकि डीएनए रिपोर्ट्स गलत आई हैं। तभी क्रिस आ गया था वांगजी को लेने के लिए लेकिन वो बाहर ही रहता था ऑलमोस्ट टाइम। सब लोग ऐसे बैठ के बात ही कर रहे होते वांगजी कुछ बोलने ही वाला था तभी आते ही कहता क्रिस सर इमरजेंसी है आपको कुछ दिखाना है। वांगजी कहता है ठीक है इतना बोल करके और वो क्रिस के पास आता है जहाँ पे क्रिस फुटेज दिखाते हैं कहता सर ये देखिए डीएनए रिपोर्ट्स बदल दी गई हैं और असली डीएनए रिपोर्ट्स ये रहा। मुझे कहते तुम्हें कैसे पता। तो क्रिस कहता है मैंने कल सर सूर्यन सर को इविल स्माइल करते हुए देखा तो मैं समझ गया उन्होंने ही कुछ करा होगा। वो नहीं चाहते कि वो
आपको या कंपनी का बागडोर संभालने को मिले। अंकल असली वाले रिपोर्ट्स लाकर अंकल को देते हुए कहता, अंकल ये रहा। अंकल जब वो रिपोर्ट्स देखते हैं तो कहते हैं ये सब कैसे? वंग जी कहता है ये आप अपने बेटे से पूछे अंकल, आपका बेटा तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इतना बोल करके वो बैठ जाता है। अंकल कहते हैं सुलियान ये तुमने किया? सुलियान कहता है डैड मैंने नहीं किया। अंकल फाइल पटकते हुए कहते हैं अगर तुमने किया और सच में तुम कंपनी की बागडोर संभालना चाहता हो तो अपनी बीवी के साथ में मुझे बच्चा क्यों नहीं देते? अब यहाँ पे हमें पहली बार पता चल रहा है कि लिली वांगजी से शादी करने वाली थी, लेकिन उसने सूलियन से शादी कर लिया है। और लिली और सूलियन की शादी को 5 साल हो चुके हैं। नहीं कह सकते 6 या 7 साल हो जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल से शादी को 5 साल हुए। ठीक है, तो लिली और सूलियन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पे लैन किरण कहते हैं अगर तुम दोनों हमें बच्चा नहीं दे सकते, हमें वारिस नहीं दे सकते, तो तुम्हें कंपनी क्यों दूं? मैंने पहले ही कहा था जो मुझे वारिस ला के देगा कंपनी उसी के हाथों में जाएगी और तुम सबको उसके शेयर्स मिलेंगे और अपने अपने प्रोजेक्ट्स और अपने अपने काम। इसलिए सारी कंपनी की बागडोर मैं लैन किरण वांगजी को सौंपता हूँ। सीजन कहता तुम्हें प्रॉब्लम है? सीजन कहता है नो, क्योंकि सीजन के पास अपनी खुद की एक कंपनी ऑलरेडी थी, वांगजी के पास भी अपनी खुद की कंपनी थी, लेकिन जो सूलियन था वो अपने इसी कंपनी में नहीं, मतलब होता है टीका गाड़ना कि नहीं ये मेरा तो हम ही लेके रहेंगे, तुमको नहीं देंगे टाइप से, तो इसी के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि हेड कंपनी यही था। दैट्स वाई सूर्यन दांत पीसते हुए कहता डैड मैं दे दूंगा ना। नान किरण कहते हैं 5 साल से तो दे नहीं पाए हो, अब तो मुझे शक होता है कि तुम बाप बनने लायक हो भी या नहीं। इतना बोल वो उसे देख रहा होता है। तभी ईवा कहती है दादू दादू मैं बता दूं। इतना बोल करके वो फटक से जा करके सूर्यन का हाथ पकड़ता कहते दादू ये तो पापा ही नहीं बन सकते। नान किरण कहते क्या कहा? सूर्यन कहता है क्या क्या बकवास कर रही? इतना बोलकर जैसे धक्का देता है भंग जी ईवा को ऐसे पकड़ता है, हालांकि ईवा को चोट लग गया था, लेकिन सीधे सूर्यन को खींच के उठाते हुए एक थप्पड़ मारता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ बहुत हो गया फैमिली ड्रामा। और तुम क्या किया था तुमने विंग के साथ में? मैं पता लगा के रहूंगा, अगर तुम्हारी एक भी गलती आई ना याद रखना तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं। सूर्यन कहता है खगा आप भूल जाइए मेरी वाइफ है। भंग जी कहता है तुम भूल रहे हो विंग ने क्या कहा? इसने कहा कि ये मुझसे शादी करने वाली थी। सीरियसली तुम सपना देख रही थी क्या मुझसे शादी करने की, ये जानते हुए भी कि मुझे कोई लड़की में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी? इतना बोल वांग जी ईवा को कहता है बेबी आप ठीक हो ना? ईवा आप ठीक हो? ईवा कहती डैड मुझे लग गई। वांग जी फटक से उसे फर्स्ट एड बॉक्स ला करके ईवा को बैंडेज कर रहा होता है। ईवा कहती डैड अब आपको यकीन हो गया ना, हम आपके बच्चे हैं। मुझे नहीं पता मॉम के साथ आपका क्या प्रॉब्लम है, पर हम आपके बच्चे हैं डैड। जी कहता है ज्यादा मत बोलो ओके ना। इतना बोल ईवा को बैंडेज करने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। फिर सब लोग नाश्ता करते हैं। अंकल का तो मन पहले ही खट्टा हो गया था और कहते हैं कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है मैंने, समझ नहीं आता। इतना बोल अंकल अपने चेस्ट पे हाथ रखे हुए थे। जैसे ही ईवा देखती कहती डैड, फिर आते कहते दादू। इतना बोलने के साथ ही उसके चेस्ट पे मारने लगती है। तो वंग जी कहता क्या कर रहे हो? तो ईवा कहती दादू को हार्ट स्ट्रोक आने वाला है, इन्हें चेस्ट पे बम्प कीजिए वरना ये रुक जाएगा। सीजन और सब लोग उठ गए थे और लैन किरण को चेस्ट पे ना 2-3 बार बम्प करते हैं और वो कहता है ब्लेड 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 ब्लेड। इतना बोलकर ईवा चेस्ट का ये खोलने के लिए कहती है और वो कट मारती है, जैसे ब्लॉकेज खुलता है और लैन किरण थोड़े ठीक में आते हैं। उसके बाद ईवा कहती है ना डॉक्टर के पास ले चलिए ना, या फिर मैं मम्मा को बुलाऊं। तो सब लोग वैसे तो इस बात को अवॉइड करके और लैन किरण को हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के साथ ही डॉक्टर जब उसका चेकअप वगैरह करके बाहर आते हैं तो आते कहते हैं आपने सही समय पर लिया है, वरना इन्हें फर्स्ट हार्ट अटैक आ सकता था। माइनर स्ट्रोक आया था जो कि आप लोगों ने बहुत बखूबी संभाला। इसने कट किसने मारा? तो फिर वंग जी बोलता है मेरी बेटी ने। जब वो छोटी बेबी को देखता है तो कहता वाह बच्चा तुम्हें ये कट करना किसने सिखाया? ईवा कहती है मेरी मम्मा ने, मेरी मम्मा डॉक्टर है ना। इतना बोलकर वो चुप थी। तो वो कहता मैं मिलना चाहूंगा। वो कहता जरूर। और इतना बोलने के साथ ही वो वहां पे खड़ा था। फिर वांग जी ईवा से कहता है तुम अपनी मम्मा को बोलो मुझे उससे बात करनी है। तो सीचन उसे कहता है वांग जी सबसे पहले बात ये कि तुम्हें कुछ भी जानने से पहले ये जानना चाहिए कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। मे बी शायद वो कंफर्टेबल ना हो, और तुम तो उसे पहचानते भी नहीं, तुम्हें तो याद भी नहीं है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि तुम्हारे साथ एक्चुअली उन 6 दिनों में क्या हुआ है। तो वंशी कहता है गगा आपको क्यों नहीं पता? सीचन कहते हैं मैं 1 मंथ की टूर पे गया था, मुझे खुद नहीं पता। जब मैं और मुझे बीच में ही आना पड़ा, और जब मैं हम और शीशे जांगजिंग यहाँ आए तो पता चला कि इतना सारा कांड हो रखा है और कंपनी को इफेक्ट हो रहा है। फिर आनंद फानंद में सारी चीजें ब्लॉक करवाई हमने और तुम्हारे लिए नया सेक्रेटरी हायर किया था।
पर मुझे नहीं पता कि इन सबके पीछे लिली है या फिर सोलियान है, और जो भी है अंकल हमारी जिम्मेदारी है और ये कंपनी भी। वांग जी, अगर अंकल ने तुम्हें चुना है तो अपनी ड्यूटी फुलफिल करो। वांग जी कहता है जी काका। इतना बोल ईवा को लेकर के वो ऑफिस आ जाता है और कहता है बाबा आपको स्कूल नहीं जाना। ईवा कहती टाइम तो लैप्स हो गया। फिर वांग जी कहता है क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो। तो ईवा कहती है पर मम्मा तो हॉस्पिटल में होगी। तो वांग जी कहता है कौन से हॉस्पिटल। तो ईवा कहती है एक मिनट। फिर वो ईवान को कॉल लगाते हुए कहता है काका आ, आप मुझे लेने आओगे। तो निंगजी और ईवान कहता ठीक है हम 10 मिनट में आ जाएंगे, और इतना बोल करके और वो वेट कर रहे होते हैं। युवान और निंगजी उस ऑफिस में आते हैं तो आते कहते हैं हमें सिक्योरिटी गार्ड ऊपर नहीं आने दे रहे। क्रिस कहता है सर मैं लेके आता हूँ। फिर वो नीचे जाकर के दोनों बच्चे को हाथ में पकड़ के एकदम स्टाइल मारते हुए चल के आता है, कहता है हंस अब मुझे अच्छा लग रहा है। ओह गॉड ऐसे बच्चे तो मेरे भी होने चाहिए, मेरे बॉस के क्यों है। फिर वो दोनों को लेके आ रहे थे तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तभी वहां पे आ करके वो लोग बैठे हुए थे। तभी वांग जी से कहता है हाँ तुम दोनों अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो ईवा कहती है हाँ डैड को पता चल गया कि हम उनके बच्चे हैं। हिवान और निंजी कहता है तो फिर खुश क्यों नहीं है और हमारी मम्मा को वापस क्यों नहीं ला रहे। तो वंगजी कहता है क्योंकि तुम्हारी मम्मा से मेरी शादी नहीं हुई है और हमारा रिश्ता क्या हमें वो पता ही नहीं है, दैट्स व्हाई। तो वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। तभी वहां पे क्रिस फिर से भागते हुए कहता है सर हमें बाहर चलना चाहिए। फिर वो बच्चे भी बाहर आ गए थे जहाँ पे वांग जाते कहता है अब क्या हुआ। तभी सूलियन आया हुआ था और आते कहता है आई एम सो सॉरी काका, प्लीज इस बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज, बस 5 ट्रिलियन देना है, इतना सुनना हुआ था। तो वंगजी कहता क्या किया है तुमने। हाँ तभी उसमें से एक इन्वेस्टर कहता है उन्होंने हमारी कंपनी से लोन लिया था अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 5 बिलियंस। अब उसका पूरा ब्याज लगा करके 5 ट्रिलियंस होते हैं तो मुझे वो चाहिए। इतना सुनना हुआ ही था तो निंगजी कहता है आपकी कंपनी कौन सी है। तो वो कहता ओए बच्चे क्या करोगे तुम। निंगजी कहता है कुछ नहीं बस मुझे बताइए तो सही। तभी युवान कहता है आपकी कंपनी का नाम क्या है वो तो बताइए। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता निंगजी क्या हो जाएगा या फिर मैं करूँ। कहता गगा ये आप ही कर सकते हो, कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। फिर युवान उसके हाथ से टैब लेता है देन 5 मिनट बाद कहता है ठीक है अब आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है डैड। अंगजी कहता क्या मतलब। तभी निजी कहता है डैड टीवी तो चालू कीजिए। इतना बोलना हुआ था तो क्रिस टीवी ऑन करता है। जैसे टीवी ऑन करता है पता चलता है कि वहाँ पे एक कंपनी है जो कि चाइना से सटी थी, मतलब बीजिंग में नहीं थी, वो दूसरी जगह की थी, जो कि इन्वेस्टर वाली कंपनी थी, वो बहुत सारे लोगों को पैसे देती थी। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है अचानक से और उनके शेयर्स भी बहुत नीचे गिर गए हैं जो कि 10 रुपये 20 रुपये प्रति बिक रहे हैं। ये सुनना हुआ ही था तो वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर के साथ में गुंडे थे और वो जो आया था पैसा लेने, वो सब खड़ा होते हुए कहता ये क्या बकवास है। हिवान कहता है कंपनी होती है तो इन्वेस्टर्स आते हैं पैसे लेने के लिए, बट अगर कंपनी ना हो तो, और वैसे भी तुम्हारी कंपनी को हमने अक्वायर्ड किया है। इतना सुनना हुआ है तो कहता क्या बकवास कर रहे हो। हिवान एक पेपर दिखाता है कहता है ये देखो, और कहता है अंकल इसे ले जाइए और इसके ऊपर आप कोर्ट पे से पेश करके इस पे मजिस्ट्रेट के साइन ले लीजिए। इसके बाद ये कंपनी हमारी और ये कंपनी मैंने डैड के नाम की है। मुझे कहता वेट क्या क्या किया तुमने। तो युवान कहता डैड ये कंपनी मैंने आपके नाम कर दी है, अब आपसे सब पैसे लेने आएंगे और आप इन गुंडों को काम दे सकते हैं पैसे वसूल करने का। तो वो सारे गुंडे से तुरंत कहते हैं यस सर आप हमें ही काम दीजिएगा, हम पैसे अच्छे से वसूल करते हैं और अगर आप चाहे तो हम आपके भाई से भी वसूल कर सकते हैं। वांग जी को फिलहाल से कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन कहता ठीक है तुम सब जाओ और इसे बाहर करो। फिर वो इन्वेस्टर को वही लोग उठा करके बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वांग जी सुनैन को बोलता है अंदर आओ तो तुम। फिर वो अंदर आता है। वांग जी एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है पैसे कब लिए थे। फिर जो हमारा सूलियन था वो कहता है आज से 3 साल पहले लिए थे। वांग जी एक और थप्पड़ खींचते हुए कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पे हम कंपनी को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियली फ्री करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो और तुम पैसे लेते रहते हो। हाँ तो सुलेन कहता है मुझे भी अपने प्रोजेक्ट में पैसे लगाने थे, कहीं ना कहीं से तो मुझे लेना था ना, मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता है तुम्हारी हर मंथ की सैलरी ऐसे ये पैसे काटे जाएंगे जब तक कि पूरे ना हो जाए। इतना बोल उसे वहां से निकाल देता है। सुलियन अपना गाल पे हाथ लिए हुए बाहर आ जाता है, पर वांग जी अभी भी हाँ करके युवान और निंगजी को देख रहा था। कहता है ये सब क्या है बॉस, लिटिल बॉस ने क्या किया। तो ईवा कहती है गग्गा मेरे युवान गग्गा बिजनेसमैन है, आई मीन कि उनको बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है और निंगजी उसे हैकिंग का अच्छा सा इस्तेमाल करने आता है। तो उन्होंने हैक किया हुआ कंपनी और गग्गा ने सारी कंपनी एक्वायर कर ली। अब आप चाहे तो देख सकते हैं आपके पास सब कुछ है। जब वो लोग चेक करते हैं तो भाई सब कुछ सही ही था।
अभी भी अपने बेटे और बेटी के कारनामे से वो लोग मतलब बाहर निकले ही थे। तभी वंग जी कहता है तुम लोगों को कुछ खाना है, और कहते हैं क्रिस मुझे जानना है कि उस दिन क्या हुआ। तो निंजी कहता है एग्जैक्ट डेट मुझे बताइए डैड, मैं अभी आपको बता देता हूँ, इतना बोल करके वंग जी उसे कहता मुझे नहीं याद। क्रिस कहता है मैं देखता हूँ सर, उसमें था फाइल में। फिर वो आधे घंटे बाद छान छून कर आता है तो उसको थोड़ा बहुत डेट वेट पता चल जाता है, आसपास अप्रोक्स डेट बताता है। निंजी ना बैठे बैठे वहां पे 2 घंटे बाद आते कहता डैड डैड डैड। फिर वो सब मतलब निंजी, क्रिस, सिवान और इवा सब ना उस टैब में देख रहे थे जहाँ पे विंग जब सो के उठा था ना, तो वहां पे वांगजी नहीं था। विंग मुस्कुरा रहा था और वो कहता वांगजी हम बहुत जल्द एक दूसरे के हो जाएंगे ना, मुझे अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर वो कंबल से ना ऐसे खुद को ढकते हुए शर्मा रहा था। तो युवा कहती ओ गॉड मम्मा कितना ब्लश कर रहे हैं ना। तो सब लोग देख रहा था और वांगजी हमारा हाँ करके उसे देख रहा था। फिर वो ना आज जब देखता है कि थोड़ी देर में वैसे मीडिया वगैरह आ गया था, विंग को पिक्चर्स क्लिक करने लगा, तो विंग ने अपना मुंह छुपा लिया हुआ था और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उन सबकी बकवास बातें वो सब सुन रहा था। वो सब ना स्पीकर पे से सब सुन रहे होते हैं। इसके जाने के बाद वहां पे लिली आती है और आते ही विंग के कंबल खींच देती है, जिससे कि विंग ना अपने आप को नीचे से ढकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हिवान, निंगजी और साथ में सबको गुस्सा आ रहा था। और उसके साथ जो लिली के साथ जो बहस हुआ वहां पे उसने कहा कि ऐसा नहीं है, भंगजी मुझसे ज़रूर शादी करेगा। निंगजी कह तो सॉरी लिली कहती है सपने में वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा और मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। इतना बोलकर जो लिली थी ना वो विंग को ना ऐसे टॉर्चर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, उसे पानी वानी में उड़ेल देती है और विंग जो भाग जाता है वॉशरूम में, वो सारा था। उसके बाद विंग जब रोते हुए आता है बाहर, और जब बाहर आता है तो वो बिना चप्पल के था। वो आते ही वहां पे देखता है कि स्टाफ सब उसको धक्के मार के निकाल दिए हैं और देन बाहर पे सब फोटो वोटो निकाल रहे हैं। तो फिर वो दूसरे दिन जब आया था तो फिर वो वाला भी सीन था, वो थोड़ा बहुत तो निंगजी और जो ईवा थी वो रोने लगी थी और वांगजी कहता है बंद करो इसे, अभी के अभी बंद करो, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तभी ईवा कहती है डैड मैं आपको चेक करूं, इतना बोलकर वो उसके हाथ को चेक करती है और कहती है आपको ठग दिया जा रहा था डैड। तो वांगजी कहता है क्या मतलब तुम्हारा। कहता है मैं आपका इलाज कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा, इसके बाद क्या आप मम्मा को अपनाएंगे। हंग जी कहता है तुम सब लोग बाहर जाओ और मुझे इसके पहले का फुटेज मिल सकता है क्या निंग जी। नहीं जी कहता है ऑफ कोर्स डैड। उसके बाद वो रात वाला पिक्चर्स का वो इनकरप्ट करके निकाल करके वहां रख देता है जहाँ पे उसके बाद कहता है ये हेडफोन है डैड आप लगा लीजिए। फिर निंग जी वो दे देता है और वांग जी ना वो सारा देख रहा होता है जहाँ पे कैसे वो वांग जी विंग के ऊपर था, उसके फोrehead को किस कर रहा था। जैसे विंग ने सवाल किया था कि हम शादी कर लेंगे ना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी ना उसके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था वो सारा चीज जब देखता है तो वांग जी को हल्का हल्का ना झलक आ रहा था। तो वांग जी कहता है ये सब इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। ये सब कुछ दिख रहा है कि इसमें मैं हूँ और ये सब कुछ, पर मुझे एक भी चीज याद नहीं है। इतना बोलते हुए अपना सर पकड़े हुए था तो उसे दर्द होने लगा था और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वांगजी क्रिस आता है अंदर तो देखता है कि वांगजी ना बेहोश है। वो भागकर जाता कहता है इवा आपने कहा था आप ठीक करेंगे, देखो देखो सर को क्या हुआ। इवा आती कहती है गॉड। फिर इवा के बालों में ना 2 पेन लगे थे, वो निकाल करके एक तो नेक के पास एक सर के पास घोंप देता है और कहता है इन्हें उठा के डैड को वहां पे रखिए। फिर वो कुछ कुछ चीजें बोलती है लाने के लिए, तो क्रिस चला जाता है लाने। 20 मिनट में आता है तो इवा उसको ऐसे पूरा लिक्विड बना के अवंग जी के चेस्ट पे सर पे हाथ पे सब पे मालिश करते कहती थोड़ी देर बाद डैड को होश आ जाएगा। फिर सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद जब वांग जी को होश आता है तो अपना सर पकड़ के बैठा था और वांग जी के माथे में ना सुई घुपा हुआ था, ठीक है। वांग जी कहता है मुझे सब याद आ गया है कि उस रात क्या हुआ था। तो क्रिस कहता है क्या मतलब सर। मुझे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है हाँ ये सही है कि विंग और मेरे बीच में आई मीन कि हम दोनों लिव इन में थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तीनों बच्चे खुश होते हुए कहते ये डैडी, और इतना बोलकर वो तीनों बच्चे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और निंगजी कहता है तो क्या आप मम्मा को ले आएंगे। जी कहता है तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। तो युवान कहता है हाँ थोड़ा मुश्किल तो है पर मान जाएंगी। तो वांग जी कहता है फिर ठीक है तुम्हारी मम्मा को मनाना है मुझे। इतना बोल करके वांग जी उस सब बच्चों को पकड़े हुए था। अब इधर तीनों बच्चे को क्रिस कहता है कि सर मैं इसे लेकर जाता हूँ। कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी सीजन के कमरे में आता है। सीजन जो कि बात कर रहा होता है वो फोन रखते हुए कहता क्या बात है। तो वांग जी कहता है जंग को बुलाइए प्लीज कुछ बताना है। फिर 20 मिनट बाद जियांग अपने कॉर्पोरेशन से वापस आता है, मतलब जियांग सिंह जो था वो अपना कंपनी संभाल रहा था तो वो भी आ जाता है। आते कहता क्या बात है वांग जी। वांग जी कहता है काका ये सच है कि मेरे और विंग के बीच में रिलेशनशिप था क्योंकि हम दोनों लिव इन में थे और हमने ये बात छुपाए रखी थी
और उस दिन सच में हमारे बीच में वन नाइट स्टैंड भी हुआ था। इसका मतलब है कि वो बच्चे हमारे ही हैं और इस चीज़ को 5 साल हो गया। तो सीजन कहते हैं, पर तुम भूल कैसे गए थे और तुम्हें याद कैसे आया? तो कहता है ये सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं घर आया था, तो घर आते ही मेरे सर पे किसी ने ज़ोर से मारा था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। तो सीजन कहते हैं, हाँ, ये बात तो मुझे भी पता चली थी। तो मतलब कि किसी ने तुम्हें तो वंग जी कहता है, ईवा ने बताया कि मुझे किसी ने ड्रग दिया था, जिससे कि मेरी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई थी और उस वक्त के सारे इंसिडेंट्स को मैं भूल गया था, या ऐसा कहें कि उस दिमाग से मेरे उस हिस्से को निकाल दिया गया था। तो सीजन कहते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? तो कहता है, पता नहीं, यही तो पता लगाना है। ये बोल करके जियांगचिंग से कहता है, काका, आप तो घर आते जाते रहते थे ना, आपको नहीं पता? उस समय ना जियांगचिंग और सीजन लिव इन में थे, वो भी थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, ठीक है? तो जियांगचिंग कहता है, जब सीजन नहीं थे और जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिले थे। तो तुम्हारे घर, आई मीन कि हमारे घर क्या हुआ था, मुझे खुद नहीं पता वांग जी, पर मुझे हमेशा से लगता था कि इन सब के पीछे सूलियन का हाथ है। फिर वांग जी ना वो फुटेज दिखाता है जहाँ पे लिली ने विंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था और विंग को डराया था कि वो उससे शादी करने वाला है, इसलिए उसको छोड़ दे। तो सीजन कहते हैं, अब हमें इसको पहले टारगेट करना होगा, हमें पता तो चले ये आखिरकार ऐसा क्यों बोल रही थी, इतना बोल करके। और जो वो था ना, वो विंग कहता है, ठीक है, हम उससे पूछताछ करेंगे। और उसके बाद फिर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इधर तीनों बच्चे ना क्रिस को कहते हैं कि हमें घर जाना होगा, मम्मा के पास, डैड को बोल दीजिएगा, हम बाद में आ जाएंगे। तो क्रिस भी उन लोगों को कैब में बिठा देता है, वो लोग अपने अपार्टमेंट के लिए चले जाते हैं। अब इधर विंग भी हॉस्पिटल से आ गया था, तो इवान और निंग जी भी गायब थे। उससे चिंता हो रही थी, कॉल कर रहा था तो बच्चे कॉल पिक नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब घर आते हैं तो विंग कहता है, बाबा, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको अपनी मम्मा को थोड़ा कम परेशान करना चाहिए? तो इस पे इवान कहता है, मम्मा, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा कम परेशान होना चाहिए, क्योंकि हम डैड के पास थे? तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, पर यार, तुम्हारे डैड तुम्हें तो पसंद ही नहीं करते। इस पे इवा कहती है, ऐसा नहीं है मम्मा, डैड ने हम सबको अपना लिया और उन्हें पता चल गया कि हम उनके बच्चे हैं। तो विंग कहता है, अच्छा, ऐसा है क्या? पर वो मुझे क्यों अपनाएंगे? वो तो मुझे भूल गए हैं ना। ईवा कहती है, ऐसा नहीं है मम्मा। तभी युवान इसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, एक दिन वो आपको मनाने जरूर आएंगे, तो क्या आप मान जाएंगे? विंग कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला, और तुम सब लोग अपने डैड के पास वापस नहीं जाओगे, ठीक है ना? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस से हांगकांग चले जाएंगे। युवान कहता है, बट मम्मा। तो विंग कहता है, बस बहुत हो गया, हो गया, ओके ना, चलो शांत हो जाओ। इतना बोलने के साथ ही वो सारे बच्चों को पकड़ के और कपड़े चेंज कराने ले जाती है, जहाँ पे मोस्ट यंग टैंग देख रहा होता है। सब कुछ कहता है, हाँ, 5 साल बाद मिले हैं और अभी भी इसके यही नाटक है। अब इधर पांग जी घर आकर के अंकल को सारी बातें तो नहीं बताता है, बस इतना बताता है कि वो बच्चे हमारे हैं तो क्या करें। तभी अंकल किरान कहते हैं, अपनी मॉम से पूछो ना। उसकी मॉम उस समय बहुत सारी जगह पे, जैसे बौद्ध धर्म सब में भी होता है ना, अलग अलग जगह पे जाना, तो वो उसकी मॉम ना पर्वत पे गई हुई थी थोड़ा सा शांति वांति पाने के लिए, ठीक है? तो वंग जी कहता है, पर मॉम तो कुछ दिन बाद आएंगी। नैन किरण कहता है, एक बार भाभी जी को बोलो तो सही, घर में बच्चे हैं, वो भागी दौड़ी आएगी। वंग जी कहता है, हाँ, उससे पहले मुझे विंग से बात करनी होगी, वरना मॉम आकर तो अलग ही तमाशा क्रिएट कर देंगी। ये बोलते हुए विंग, हमारा वंग जी जो था, वो अपने कमरे में आ जाता और सोच रहा था कि आखिरकार लिली ने ऐसा क्यों बोला। अब रात को खाना वाना खा लेने के बाद वंग जी, अंकल जब जो था वो हॉस्पिटल से घर आ गए हुए थे, तो उनको कमरे में भेजकर सीजन चले जाते हैं उधर, और जियांगचिंग कहता है, जाके तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो वो ना सोलन के डोर को नॉक करता है, जहाँ पे सोलन गेट ओपन करते हुए कहता है, आप क्या लेने आए हैं माय डियर काका? अंशी कहता है, मुझे तुम्हारी वाइफ से बात करनी है। तो लिली कहती, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अंशी कहता है, तुमने विंग से ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? लिली सक पकाते हुए कहती, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो। सूलियन कहता है, हाँ, ये ऐसा क्यों बोलेगी भला? लिली, तुमने ऐसा बोला है क्या? लिली कहती, नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? तभी वांगजी वो फुटेज दिखा देता है, चला देता है, कहता है, ये देखो। तो ये कहता है, ये क्या है काका? फिर वांगजी कहता है, दिख नहीं रहा, ये लिली है और ये विंग है, और इसने ऐसा कहा कि विंग को मेरी लाइफ से चले जाने के लिए, ताकि वो मुझसे शादी कर सके। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ। तो सोलियन कहता है, लिली, ये सब क्या है? तभी लिली कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उसे डराना चाहती थी, मुझे नहीं पता था सच में कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और मुझे कहता है, मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों कहा लिली, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। सोलियन कहता, काका, आप मेरी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। हाँ जी कहता, ठीक है, सो जाओ। इतना बोल करके वो अपने कमरे में आता है, आते ही क्रिस को मैसेज करता है, कल लिली को उसके बुटीक से उठाकर लेके आना। तो
क्रिस कहता था जी सर। और इधर लिली काफी घबराई हुई थी, तो सोलियन कहता है अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो प्लीज मुझे बता दो। तो लिली कहती है नहीं, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी भला, हाँ मैं क्यों छुपाने लगी बताओ। तो सुलेन कहता है हाँ, और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो ना बेबी। तो लिली कहती हाँ हाँ चलो हम सोते हैं, इतना बोल उस सुलेन के पकड़ को ले आती। सुलेन अभी भी पूछ रहा था तुम कुछ छुपा रही हो क्या। तो लिली कहती नहीं, मैं सच में कुछ नहीं छुपा रही। सुलेन तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा। इतना बोलकर जैसे तैसे करके उसको ठोक पीट के सुला देता सुजो तू। और लिली कुछ सोच रही होती है, तभी वांगजी कहता है ये जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। फिर वो क्रिस का क्रिस को कॉल करने ही वाला था, फिर वो कहता छोड़ो मैं कल खुद वांगजी से विंग से मिल लूंगा। ये सोचते हुए जो हमारा वांगजी था ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब सुबह सुबह वो सोच रहा था कि बच्चे में से कोई आए घर, लेकिन कोई नहीं आता। फिर वो लोग मन ही मन से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस आ जाते हैं। इधर विंग भी उन तीनों बच्चों को ठोक पीट किए नहीं, डैड के पास जाएगा टांग तोड़ दूंगा मैं। जबरदस्ती उसको स्कूल भेजता है। जाओ स्कूल, इतना पैसा लगा के तुमको हम स्कूल में एडमिशन करवाए, तुम बउआ रहे हो। जस्ट लाइक तो मोसे टैंग को कहता है देखते रहना बाबा डैड के पास नहीं जा पाए। इतना बोल करके विंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तो 5-6 दिन तो फिर से ऐसे ही चलता है, जहाँ पे वांगजी रोज वेट कर रहा था कि बच्चे आएंगे, तो थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी और अच्छा भी लगता था, लेकिन बच्चे को विंग आने ही नहीं दे रहा था। ठीक है, अब वांगजी सोच लेता है कि वो खुद जाएगा विंग के पास और बात करेगा और पूछेगा कि क्या मतलब है और ये सब क्या है। तो इसलिए वो क्रिस से कहता है कि विंग का हॉस्पिटल एड्रेस निकाल के दो। तो लंच टाइम का था, हम जिससे मिलने आता है तो पहले तो वो पूछता है कि वो डॉक्टर कहाँ है, तो कोई नहीं जान रहा था कि वो डॉक्टर कौन है। फिर विंग कहता है सॉरी वांगजी कहता है उसका नाम वी वुशियान है, फिर भी कोई नहीं जान रहा था। तभी वो विंग का पिक्चर दिखाते कहता है ये। तो फिर कहता है मेडिकल डॉक्टर। मुझे कहता क्या मतलब मेडिकल डॉक्टर। कहता है आपको नहीं पता एशिया का नंबर 1 डॉक्टर है। अरे उनको तो सर्जन भी पूछते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर है, वो मरते हुए लोगों को बचा देते हैं। अंजी को अच्छा लग रहा था विंग के बारे में सुन करके, इसलिए कहता है कहाँ मिलेंगे। फिर वो उसे बता देता है कि इस साइड में उनका कैबिन है, अब चाहिए जहाँ पे विंग ना कैबिन में ही लगा रहता है बेड डॉक्टर के पास जो चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी बेड पे ना वो लेटा हुआ था। वांगजी डोर ओपन करके अंदर आता है तो विंग कहता है कौन है, और सामने वांगजी को देखता है, जिसे देख कर कहता क्या बात है, चेकअप करवाना है, बैठ जाओ। फिर विंग ने जैसे जाके बैठने को होता है, वांगजी उसका हैंड पकड़ते हुए कहता है विंग तुम तुम सच में डॉक्टर हो। विंग कहता है क्यों, नहीं होना चाहिए। अंजी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम कि तुम ऑफिस में काम करते थे ना हमारे साथ। विंग कहता है पर मेरी दादी माँ हीलर थी, मेरी मॉम भी हीलर थी, मेरी नानी मॉम भी हीलर थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीखूंगा, इसलिए मैंने पढ़ाई की और जॉब किया, लेकिन डेस्टिनी मुझे कहीं और लेके गई। वांग जी वो भी आपकी वजह से, सॉरी सर। वांग जी उसे कहता है कि क्या सच में हमारे बीच में वन नाइट स्टैंड हुआ था। विंग कहता नहीं भूल जाओ उस बात को, हमारे बीच कोई वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ, क्या पागल हो गए हो। मुझे कहता है तो फिर वो बच्चे। विंग कहता है बच्चे का क्या है, मैं खुद डॉक्टर हूं ना, मैंने खुद ही अपने अंदर स्पर्म डाला होगा और बच्चे आ गए होंगे। और कुछ अब जा सकते हैं अगर चेक नहीं करवाना तो। मुझे कहता विंग मुझे जानना है ये क्या सच में हमारे बीच में वन नाइट स्टैंड हुआ है था। विंग कहता आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है, मैंने कहा नहीं हुआ था मतलब नहीं हुआ था। अंजी कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भी। हिंग कहता है क्योंकि नहीं हुआ था दैट्स व्हाई। अंजी कहता है मैंने फुटेज देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। अंजी की बात सुनने के बाद भी पहले तो उसे घूर कर देख रहा था, फिर उसे याद आता है हाँ उसका बेटवा इसके पास ही तो था। फिर अपने मन में कहता निंग जी तुम्हें हर चीज के जड़ में जाना जरूरी है, अपने मन में बोल रहा था। एंड देन कहता है देखो जो भी देखा होगा वो बस एक वहम है, झूठ है और कुछ नहीं, बच्चों की बातों पर यकीन मत करो। मुझे कहता है फिर बच्चे से डीएनए रिपोर्ट्स कैसे मैच कर रहे हैं। हिंग कहता है डीएनए रिपोर्ट तो मैच किए ही नहीं थे। मुझे कहता है तो क्या वो डीएनए रिपोर्ट तुमने बदले। हिंग कहता है मैं चाहता था कि बदल जाए पर किसी और ने कर दिए। अब जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है वांग जी, हमारे बीच में कुछ नहीं है, इसलिए छोड़ो। ऐसे भी तुम्हें तो याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है वांग जी कहता मुझे माफ कर दो, मुझे याद आ गया, और बस मुझे याद आ गया। नहीं उसे कहता है छोड़ो मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। दूसरी बात ये कि आपको आइडिया है मैंने कितना सफर किया है। वांग जी कहता है हाँ मुझे सब आइडिया है और मैं सब ठीक कर दूंगा। तो विंग कहता है कि आप पूरी दुनिया के सामने में ये कहने वाले हो कि ये बच्चे आपके हैं और मेरा आपसे रिश्ता क्या है। जी कहता है और रिश्ता भी बन जाएगा और उस रिश्ते को मैं अनाउंस भी कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। विंग कहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहे यहाँ से। पर वांगजी विंग को खींच कर अपने गले लगा लेता है और वांगजी कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती, हर वक्त किसी का चेहरा मेरे सामने घूमता है।
किसी का एहसास मुझसे परेशान करता है। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे भी। अब अच्छा लग रहा है। जब से ईवा ने मेरा इलाज किया तब से मुझे अच्छा लग रहा है भी। विंग कहता है आपको क्या हुआ था हम जी। जी कहता है पता नहीं, मेरी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ी थी। सोमिया प्रॉब्लम था, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ था, पर ईवा ने ठीक कर दिया। तुमने उसे बहुत अच्छा सिखाया है विंग। सॉरी कि इन 5 सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर तुमने सच में वाकई में एक ब्रिलियंट बच्चा दिया है। तुम्हें पता है हमारे बेटे ने क्या किया है? इनकी आंखों में आंसू तर कहता है हमारा बेटा? जी कहता है हाँ, हमारा बेटा, हमारा युवान। और इतना बोलकर उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, इस बार मैं कुछ नहीं भूलने वाला। रिंग रोने लगा था और कहता है आप बहुत बुरे हैं वांग जी, आप मुझे भूल गए, बीबी को भूल गए, सब कुछ भूल गए। मैं आपसे मिलने आया था लेकिन मुझे किसी ने कंपनी नहीं आने दिया, मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। वांग जी कहता है मैं नहीं था वहां, मैं हॉस्पिटल में था। उस रात जब मैं घर आते ही किसी ने मुझे सर पे मारा। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो 3 दिन बीत चुके थे भी। मुझे कोई आइडिया नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं। मैं हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया। विंग ये सुनता है तो कहता है मतलब कि आपको किसी ने ड्रग दिया था? हंग जी कहता है ईवा का तो यही कहना है, पता नहीं, तुम चेक कर लो। इतना बोल उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है तो विंग उसे हटा देता है। तो हंग जी कहता है क्या हुआ, तुम मुझे किसी भी नहीं करने दोगे क्या? विंग कहता है अभी हम इतने भी क्लोज नहीं है। वंग जी कहता है उसकी जरूरत ही नहीं है। इतना बोल वो बड़े फिल्मी स्टाइल में विंग को घुमा कर खींचता है अपनी तरफ। उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे गले लगाते हुए कहता है हमारे पास 2 बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ये बताना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब पता लगाना है। दूसरी ये कि मॉम जब आएंगी तो पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा और वो क्या करेंगी। पर जो भी हो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला भी। विंग उसे कहता है सच ना? जी कहता है हाँ, मैंने सोच लिया, बस बहुत हो गया। जिसका इंतजार था शायद अब वो पूरा हो गया है। हंग जी की बात सुनकर विंग कहता है तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हंग जी कहता है नहीं पता मुझे भी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ खोया है और उसकी तलाश में है। पर अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अब तो बस लग रहा है कि तुम्हें छुपा के रखो, सेफ कर दो, बस। इतना बोल विंग को गले लगाए हुए था जहाँ पे विंग भी सेंटी हो गया था और वांग जी भी सेंटी सेंटी हो रखा था। इतने लंबे अरसे मुलाकात के बाद वांग जी विंग को बाहों में लिए हुए बेड पे लेटा हुआ था जहाँ पे विंग उसके बाहों में था। हालांकि वांग जी इसके आगे बढ़ना चाहता था पर विंग ने परमिशन नहीं दिया था। दैट्स व्हाई विंग बस वांग जी के बाहों में खुद को समेटे हुए था। वांग जी कहता है मैं सब पता लगा लूंगा। तो विंग कहता है हमारा बेटा वो मदद कर सकता है। वांग जी कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा 5 साल का बेटा एक हैकर है, दूसरा बिजनेसमैन है और तीसरा हीलर है। तो विंग कहता है हम्म वो सारे गुण आपसे मिले हैं वांग जी। वांग जी कहता है और तुमसे भी विंग। विंग कहता है वो तो है थोड़ा थोड़ा सा, इतना बोल करके और जो विंग था वो वापस से सर रखे हुए था। अब इधर वांग जी कहता है अभी मुझे जाना होगा। विंग कहता है 1 मिनट मैं आपका इलाज कर दूं। वांग जी कहता है मैं रात को आऊं? तो विंग कहता है आह हाँ आप आ सकते हैं। वांग जी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था। तो विंग बेबी को लेने के लिए चला जाता है। रात के टाइम पे वांग जी क्रेस दोनों विंग के घर आते हैं जहाँ पे वो शंगट्यांग उसे देखता है। देन कहता है ओहो, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां और लेकर आ जाता, मुझे इतना कम क्यों बोला लाने के लिए। विंग कहता चुप रहो। हिवान निंगजी और रिवाज तब भाग कर जाते हैं। वांग जी से कहते हैं डैड, और सब उसे पकड़ के अंदर ले आते हैं जहाँ पे वांग जी अपने बच्चों के साथ बातें करने में मशगूल था और खेलने में। अब क्रिस बेचारा हमारा निंगजी को अपने कंधे पे बैठाए हुए घोड़ा बना हुआ था और बीले निंगजी चल मेरे घोड़े टिक 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 ऐसे, ठीक है ना। एंड दूसरी बात ये कि जो हमारा मोसी यंगटंग था थोड़ा सा रोते हुए कहता ओ गॉड विंग, मुझे ये सब देखा नहीं जाता, फाइनली ये सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। विंग कहता है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था बट हो तो रहा है। आह, कहीं ये सपना सपना ही नहीं रह जाए। वो सैंग टैंक कहता है अरे छोड़ो भी, और इतना बोल करके और वो वापस से वहां से दोनों खाना लगाने के लिए लगे चले जाते हैं अंदर। जहाँ पे मोसेंग ट्यांग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था विंग के लिए, और किसी ने कमेंट करा था कि दीदी आप बीच में ना रोया मत करो। वांग जी उसे धीरे धीरे करके सारा कुछ याद आ गया हुआ था।
ईवा वांगजी के हैंड पकड़ते हुए कहती है, डैड आपकी पल्स रेट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों है? क्योंकि वांगजी विंग को देख रहा होता है। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं। एंड थैंक यू ईवा, मेरे पास रुकने के लिए। ईवा कहती, थैंक यू सो मच डैड, और वो वांगजी को गले लगा लेती है। वांगजी को एक अलग सा एहसास हो रहा था, जहाँ पे युवान और निंगजी कहते हैं, तो आपको पता चल गया है ना, अब आपको पता करना चाहिए कि आपने आपके साथ उस रात क्या हुआ था। भंगजी कहता है, मैं जानता हूँ ये कौन कर सकता है, मैंने कल उसे बोला है लाने के लिए। तो युवान कहता है, तो क्या वो लिली आंट? और इतना बोल करके, हाँ मैं सच में मतलब मैं बता रही थी कि मैं रोने लगती हूँ, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल टाइप हूँ। हालांकि यही वजह है कि मैं कभी भी इमोशनल स्टोरी जल्दी लाती नहीं हूँ, पर मेरी एक दोस्त है थोड़ी पागल और झल्ली है, वो हमेशा बोलती रहती है, माफिया चलाती हो, बेबी चलाती हो, व्हाटएवर सब चलाती हो, इमोशनल क्यों नहीं लाती बीच बीच में? फिर हमारी आर्ग्यू होती है एंड देन मुझे लानी पड़ती है, तो मैं रियली में रोने लगती हूँ और मुझे तो हिकीज आने लगते हैं और मुझे रुकना पड़ता है बीच में रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। अगर आप लोगों को मेरी रोने धोने वाली स्टोरियाँ पसंद नहीं आ रही है तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी कि स्किप कर दिया करो, क्योंकि सबके पसंद से मैं सब कुछ नहीं ला सकती हूँ। और ये तुम्हारी गलती है और आप लोगों की गलती है कि आप लोगों को मुझसे इतनी उम्मीद है, क्योंकि अगर मैं सबकी विश पूरी करने लगी तो हो गया, मेरा कल्याण है, ठीक है? इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर पसंद नहीं आ रही है मेरे रोने धोने वाले तो किसी और की आप सुन सकते हैं या इस सीन को स्किप कर सकते हैं। क्या करूं, मैं थोड़ी सी इमोशनल जो हूँ। ओके, देन ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट का टाइम लेने के लिए थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा जो वांगजी है वो विंग को देख रहा होता है, दैट्स वाई उसकी हार्ट बीट ना काफ़ी बड़ी हुई थी। तो ये बात कहती है, मम्मा खूबसूरत है ना? वांगजी कहता है हाँ, फिर कहता है हाँ क्या कहा? तो सारे बच्चे हंसने लगे थे। युवान कहता है, तो वो कल आप उससे अकेले बात करने वाले हो? वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फिर थोड़ी देर में खाना लग गया था, जहाँ पे वांगजी और सारे लोग आकर बैठ गए थे, जहाँ पे बच्चों को वांगजी ना सब कुछ उठा उठा के दे रहा था। मतलब वांगजी को यकीन ही नहीं हो रहा था, एक नहीं दो नहीं तीन तीन उसके बच्चे, भाई तीन तीन। ऐसे सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा था मैं 5 बच्चे को जन्म दे दूं। तो वही झल्ली दोस्त मेरी, मतलब उसने बोला, बकरी है क्या भी 5 बच्चे एक बार में देगा, 3 ही रहने दो। ओके, ठीक है। तो फिर हमने 3 का ही डिसाइड करा था। ठीक, तो फिर वांगजी सबके साथ में मिलके खाने लगता है। विंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि 5 साल बाद ही सही डाइनिंग टेबल पे अपने फैमिली के साथ में खाना खाना जो खुशी देता है ना, भाई दुनिया के किसी कोने में तुम चले जाओ तब भी नहीं मिलेगा। ये नज़ारा विंग के लिए एकदम दिल खुश करने वाला था। खाना वाना खा लेने के बाद वांगजी, क्रिस और मो सियांग सब एक एक बच्चों को लेकर के सुला देते हैं। सो जाने के बाद मो सियांग भी चला जाता है सोने, और क्रिस निंगजी और साथ में युवान के पास सोया हुआ था। तो वांगजी ना विंग के पास आता है जहाँ पे ईवा सो रही थी। तो उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहता है, तो हम किस कर सकते हैं? विंग उसे देखता है और कहता है, ईवा सो रही है। वांगजी कहता है, एग्जैक्टली, ईवा सो रही है और वो अभी जस्ट सोई है, दैट्स व्हाई वो नहीं उठेगी। इतना बोल वांगजी विंग के लिप्स पे किस करता है छोटा सा, और उसे किस करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ ईवा नींद में मुस्कुराते हुए कहती है, डैड मम्मा बुद्धू है एक नंबर की। और इतना बोल करके वो शांत हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। इधर जहाँ पे हमारे वांगसल्स कपल एक दूसरे के लिप्स को निचोड़ने में लगे हुए थे, जस्ट लाइक नींबू निचोड़ो और खट्टा खट्टा रस पियो, वो किस कर लेने के बाद वांगजी कहता है, चलो सो जाते हैं। जहाँ बीच में ईवा थी, एक तरफ वांगजी था और एक तरफ विंग था, लेकिन सुकून दोनों की आंखों में था। जहाँ पे ईवा के बैक पे वांगजी का हाथ और विंग का हाथ था, और विंग के हाथ के ऊपर वांगजी का हाथ था। ये सुकून, ये जो ये जो हैप्पीनेस होती है ना, जहाँ हमारे फैमिली, हमारा घर, बच्चे होते हैं, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। और वांगजी और विंग दोनों एक साथ फील कर रहे थे। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन एज यूजुअली विंग उठता है, सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और इधर सारे लोग एक एक करके उठते हैं। बेबी को वांगजी रेडी करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उससे घंटा कुछ नहीं हो रहा था। हालांकि वो परेशान हो गया था और लास्ट में मोसेंग ट्यांग को करना पड़ा। हमारा क्रिस टाई बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ले उससे टाई बन ही नहीं रहा था। फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, जैसे तैसे करके ठीक हो जाते हैं। और वांगजी ने ईवा के बाल बनाए थे जो कि बिगाड़ दिए हुए थे। जब ईवा मुंह बनाते हुए आती है तो विंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ ईवा?
इवा कहती है डैड ने बनाई मम्मा। ओह दिस इज, हाँ कितना बैड है ये। और इतना बोल करके वो मुंह बना रही थी, थोड़ा सा रोने का नाटक करती है, तो विन कहता कोई नहीं कम है कम है। इतना बोल कर उसे अपने पास बुलाता है। एंड देन फिर उसके बालों को अच्छे से चोटी बनाकर और फिर उसे रेडी रेडी करता है स्कूल के लिए। फिर सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और वांगजी सारे बच्चों को लेकर के स्कूल छोड़ देता है। और उसके बाद वो लोग जाते हैं वहां जहाँ पे उसने लिली को बुलाया हुआ था, मतलब कि बोला था उठा कर लेके आने के लिए। वांग जी सबसे पहले तो क्रिस को बोलता है इसके ऊपर से ये हटाओ। लिली पहले तो घबराई हुई थी बहुत ज्यादा कि भाई उसको किसने किडनैप किया, पर जैसे उसने वांग जी को देखा वो चिल्लाते हुए कहती है वांग जी ये सब क्या है। तो वांग जी उसे कहता है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, आप मुझे बताओ कि क्यों किया। लिली कहती है क्या जानना है तुम्हें, हाँ। वांग जी कहता है यही कि तुमने 5 साल पहले मिंग को डराया और तुमने ये भी कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ऐसा क्यों किया। लिली उसे देखते रहे हंसते हुए कहती है अगर नहीं बताया तो। अंजी कहता है तुम अच्छे से जानती हो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं क्या करूंगा। इतना बोलकर उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है जहाँ पे लिली को कफ हो रहा था। वांग जी कहता है ये ऐसे नहीं मानेगी, लेकर के आओ। एक रैपर में बहुत सारे चूहे थे और वो कहता है इसके मुंह पे कपड़ा डालो और इस चूहे उसमें छोड़ दो, थोड़ी देर इसके साथ खेलेगी तब इसका चेहरा और इसका दिमाग दोनों ठिकाने आ जाएगा। लिली कहती नो 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 नो। उसके बाद लिली के मुंह पे कपड़ा डाला जाता है, चूहा उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। लिली चीखती कहती नो 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 प्लीज 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 बाहर निकालो मैं बता रही हूँ। फिर एक ही मिनट में वांगजी बाहर निकाल लेता है जहाँ पे चूहे ने लिली के बाल कुतर डाले हुए थे फिलहाल से। फिर उसे हटाते हुए लिली कहती है क्योंकि मैंने सूलियान के लिए किया। सूलियान और हमारे बीच में उस समय रिलेशनशिप में था और मैं सूलियान से बच्चा चाहती थी, लेकिन सूलियान इनफर्टिलाइट है। इतना सुनना हुआ ही था तो वांगजी के तो पैर तले जमीन खिसक गया। फिर वो कहता झूठ मत बोलो, अभी भी तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम कैसे बोल सकती हो। लिली कहती है तुम्हारा भाई इनफर्टिलाइट है, वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। हाँ ये उसकी गलती की वजह से है, उसने इतनी सारी लड़कियों के साथ में नाइट स्पेंड किया है जो कि अकथनीय है। और उसी में से किसी एक के पास HIV प्रॉब्लम्स था जो तुम्हारे भाई के पास भी है, और ये बात तुम्हारे भाई को अच्छे से पता थी। देन उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मुझे भी वो सिम्टम्स आने लगे। जब मैंने उससे आर्ग्यू किया बातें की तब उससे मुझे पता चला कि वो इनफर्टिलाइट है, वो भी उसकी रिपोर्ट्स में उसने मुझे कभी नहीं बताया। फिर मैंने उसे बेबी के लिए डिमांड किया लेकिन वो मना कर दिया और उसने मुझे ब्लैकमेल किया ताकि मैं विंग को तुम्हारे रास्ते से हटा सकूं, क्योंकि डैड डैड तुम्हें सब कुछ वैसे भी देना चाहते थे और सूलियान नहीं चाहता था। सूलियान वेट करना चाहता था तुम्हें और सबको ताकि कुछ मौका मिल सके और मैं बेबी दे सकूं। हम दोनों ने इतने सालों तक ट्राई किया लेकिन फिर भी बेबी नहीं आ रहे थे, ये मुझे पता था। लेकिन मुझे बच्चा चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने टेस्ट बेबी का सहारा लिया और ये बच्चे को फर्टिलाइज किया। इतना सब कुछ सुन करके वांगजी कहता है तो मेरे सर पे क्यों मारा। तो कहता है मैंने नहीं मारा, वो सूलियान था। जब तुम घर आए तब वो उसका प्लान था कि तुम्हें पहले ड्रिंक दे करके तुम्हें ड्रग्स दे दे, लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि तुम और सूलियान दोनों में बनती नहीं थी। दैट्स व्हाई उसने तुम्हारे सर पे मारा, तुम्हें बेहोश किया और तुम्हें ओवरडोज दिया ड्रग्स का, जिसकी वजह से तुम 3 दिन तक बेहोश रहे। और जब तुम्हें हॉस्पिटल में होश आया तो तुम अपना एक हिस्सा खो चुके थे याददाश्त का, जो कि डोपामिन रिलीज की वजह से हुआ था और ये एक्सेस मात्रा में लेने की वजह से हुआ है, जो कि कुछ समय तक चला जाता। 6 महीने में तुम ठीक हो जाते, लेकिन हमने तुम्हारे खाने में ये रोज मिलावट करके तुम्हें देते रहे, तुम्हारे कॉफी में। दैट्स वाई तुम्हारी याददाश्त अभी तक खोई हुई थी। भंगजी जब ये सब कुछ सुनता है तो लिलो को 3-4 थप्पड़ धर देता और कहता है तुम जेल जा रही हो ये सभी चीजें करने के जुर्म में। लिली कहती नो प्लीज 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 नो। भंगजी कहता है बस बहुत हुआ, और इतना बोल करके वो केसी कहता है इसे लेकर चलो। क्रिस लिली को लेकर के पहले तो लैंड मेंशन आता है जहाँ पे सूलियान सीचन सबको बुलाया गया था। फिर वांगजी वही वाला रिकॉर्डिंग ऑन करके चला देता है जहाँ पे लिली ने अभी सब कुछ बताया हुआ था, वो सब कुछ। सूर्य ने कहता नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, पर वांग जी उसका गला दबा देता है और कहता है ये झूठ है,
मेरे सर पे मारने वाले, मुझे ड्रग्स देने वाले, ये झूठ है क्रेज। फिर किस न ड्रग्स डीलर से जो दवाई लाता था वो लाता है, जहां से पर्ची कट के आता था वो लाता है, किस बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है वो रसीद लेकर आता है, और सब उस लैन किरण के सामने में रख देता है। जहाँ पे लैन किरण जब ये सारी चीज सूर्यानी से कनेक्टेड देखता है तो उसके होते फिर से हार्ट स्ट्रोक आने वाले थे, जहाँ पे सूलियान उसे और लिली दोनों को फिलहाल के लिए, पहले तो सूलियान को रेपुटेशन खराब हो जाती है, दैट्स वाई वो सूलियान को यहाँ से सीधे दूसरे वाले ब्रांच में शिफ्ट कर देता है, और लिली को 2 मंथ के लिए जेल सेंड कर देता है। उसके बाद उसे अब्रॉड सेंड करने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने गलती करी थी, दैट्स वाई। इधर सीजन और वांगजी और जांगजे अंकल को लेकर के हॉस्पिटल चले आते हैं, जहाँ पे अंकल को फर्स्ट हार्ट अटैक आ गया हुआ था, और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि इन्हें बचाए तो बचाए कैसे। वांग जी ये सब लोग कॉरिडोर में बैठे हुए थे, तभी डॉक्टर को याद आता है कि मेडिकल डॉक्टर जो कि चाइना में ही है, क्यों ना हम उनसे कंसल्ट करें। दैट्स वाई वो मिस्टर बाई के हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर मिस्टर बाई सी की हॉस्पिटल में ही काम कर रहा था, आई मीन की वी उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। फिर वहाँ के चेयरमैन से बातें होती है, एंड देन उसके बाद उसे यहाँ के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो वांग जी को पहले तो समझ नहीं आया, फिर डॉक्टर जब उसे बुलाते हुए कहते हैं आपके अंकल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हालांकि फर्स्ट स्ट्रोक है पर फिर भी बहुत खराब है, तो हमने मेडिकल डॉक्टर से बात की है, अगर वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो सही है। वांग जी कहता है मैं उसे लेके आऊंगा, मैं लेके आता हूँ, इतना बोल वो भागता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे विंग को बुलाया गया था, और उसे बोला गया था कि एक पेशेंट है और उस हॉस्पिटल में वो हमारा ही ब्रांच है, तो आपको जाकर के उन्हें चेक करना है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। विंग उसकी फाइल के डिटेल्स मांगने के लिए बोल करके और वहां से अपने कैबिन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे वो उस फाइल को जैसे ही ओपन करने वाला होता है, दरवाजे पे वंगजी था और कहता है विंग। विंग कहता है लायन सर, अमित की सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वंगजी कहता है अंकल हॉस्पिटल में प्लीज चलो। तो विंग कहता है पर मुझे दूसरी रिपोर्ट्स मिली है और मुझे उन्हें देखने जाना होगा। तो वांगजी कहता है वो अंकल ही हैं, इतना बोलकर कहता है तुम्हें फाइल नहीं मिली। विंग जब उस फाइल को खोलकर देखता है उसमें लैन की ही रिपोर्ट थी, अभी कहता है ओ गॉड अंकल को हार्ट अटैक आया है। तो वांगजी कहता है हाँ। फिर वांगजी विंग को लेकर के हॉस्पिटल आता है, वहां पे आकर के विंग ओटी रूम में जाता है, रेडी होता है, और फिर वो वहां से सीधे अंदर की तरफ चला जाता है। सी चेन और जांगचिंग दोनों विंग को देख रहे थे, और वांगजी से कहते हैं वांगजी ये सब क्या है। वांगजी कहता है वो जो मिरेकल डॉक्टर है ना वो कोई और नहीं बल्कि विंग ही है। दोनों को आश्चर्य हो रहा था, वहीं अंदर विंग अंकल का इलाज कर रहे होते हैं अपने नए टेक्निक्स के जरिए में, जो कि उसने इजाद करा हुआ था। ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे 8 घंटे के बाद विंग बाहर आ जाता है, बाकी का काम डॉक्टर का कर रहे होते हैं। तो विंग बाहर आते ही रामजी और सबको देखता है, जहाँ पे रामजी कहता है अंकल कैसे हैं। विंग कह देता है अंकल बिल्कुल सही है और घबराने वाली बात नहीं है, वो अंडर कंट्रोल में है, लेकिन 2 घंटा और लगेगा, उन्हें डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। इतना बोल विंग वहां बैठ जाता है, क्योंकि अंदर लगातार खड़े होकर के ऑपरेशन करना होता है, दैट्स वाई। उसके बाद फिर विंग कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाता है, 2-3 घंटे में अंकल को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया था। फिर वांगजी और वो सब उनके पास आ जाते हैं, बैठे हुए थे। पूरे 3 दिन में होश आना था, तो 3 दिन के शेड्यूल के दौरान विंग और जो वांगजी सीचेन जंगचन सब बारी बारी से सो रहे थे, उठ रहे थे, एंड देन अपना अपना ख्याल रख रहे होते। तो तीसरे दिन जब अंकल को होश आता है, तो वहां पे ना सबको देखते हैं, देन अपने बेटे को नहीं देखते हैं, तो अंकल वांगजी से कहते हैं कि वो कहाँ है। वांगजी कह देता है कि वो उसे उसका ट्रांसफर कर दिया है और उसे दूसरे ब्रांच सेंड कर दिया है, और वो यहाँ नहीं है। अंकल को थोड़ी राहत हो रही थी, इसलिए वो वांगजी से कहता है उसे माफ कर दो वांगजी। वांगजी कहता है काका सॉरी अंकल, वो आपका बेटा है, दैट्स वाई वो बचा हुआ है, वरना बस बाप क्या करता मुझे खुद नहीं पता। और लिली उसे मैंने जेल से निकल दिया है इन सभी चीजों की वजह से। अंकल फिर वांगजी से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बच्चों को अपने घर ले आओ। तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी था ना, वो विंग के साथ मिलकर के हॉस्पिटल में थोड़ा सा रहता है, अंकल का सेवा हुआ करता है, सीजन और जांगचिंग भी आते थे। ऐसे करते हुए ना ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन बाद अंकल वांगजी को लेकर के घर आ जाते हैं, जहाँ पे अंकल विंग को देख रहे थे, और साथ में विंग के साथ बच्चे भी आए हुए थे, जहाँ पे अंकल विंग से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम परमानेंटली इस घर में वापस आ जाओ। विंग वांगजी को देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा विंग, इसलिए चिंता मत करो। ये बोलते हुए विंग जो था ना वो वापस से आराम से वांगजी को अंकल को चेक कर लेने के बाद वहां से वो चला जाता है।
अब 2-3 दिन बाद वांग जी विंग के घर आता है, जहाँ पे वो बुके लेकर के आया हुआ था, जिसे देखते ही विंग कहता है ये क्या है। वांग जी वो बुके विंग को देता है, देन कहता है विंग। विंग उसकी तरफ मुड़ता है तो विंग वांग जी ना नीचे बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहता है ये क्या है। विंग कहता है, तो वांग जी कहता है विल यू मैरी मी। अंदर से मो सेंग ट्यांग और साथ में दोनों बच्चे बोले थे यस मम्मा, यस मम्मा, यस मम्मा बोल दो। विंग सबको देखता है, देन वांग जी को देखता है, देन फिर यस बोल देता है और कहता है इस बार मुझे भूल तो नहीं जाओगे। वांग जी उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, इतना बोल कर, और वो ऐसे गले लगा लेता है। उसके बाद फिर वो लोग खाना वगैरह खाते हैं, एंड देन रात को सेम वैसे ही वांग जी विंग को किस करके और यीबा के बीच में डाल करके एक साइड वांग जी खुद, एक साइड विंग खुद जाके सो जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद जब उनका वेन्यू पूरा सिलेक्शन हो गया था, सभी चीजें अरेंजमेंट हो गई थी, और वांग जी और विंग दोनों स्टेज पे खड़े थे और सब फोटो शूट वगैरह करा रहे होते हैं, अभी शादी हुई नहीं थी, ठीक है। ईवा और निंगजी ने सारे गेस्ट लोगों को देख रहे होते, तभी निंगजी आते हुए कहता गगा रेड सिग्नल आ रहा है, मतलब कि खतरे की घंटी आ रही है, फोन आ रहा है। तभी पीछे से वॉइस आती है, मेरे एब्सेंस में ये शादी कैसे हो रही है। हम जी सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे उसकी मम्मा थी। मम्मी कहता मॉम। उसकी मॉम आते ही कहती क्यों रे, मेरे एब्सेंस में तू शादी कर रहा है, हाँ तूने मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा, और मैं तुम्हारी सलामती की दुआ के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, ये मठ, उस मंदिर, वो बहुत टेम्पल, वहाँ वहाँ वहाँ, और तुम यहाँ पे शादी कर रहे हो। मम्मी जी का कान मरोड़े जा रहा है। मम्मी भी लाइक मॉम छोड़ दो, क्या कर रहे हो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। लैनी कहती है बड़ा हो गया तो क्या करूँ, पर तू सबसे मेरा छोटा बेटा ही रहेगा ना, हाँ बता तू ऐसा क्यों कर रहा है। और जो विंग था उसे थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मम्मी जी कहता है मॉम प्लीज मेरे कान छोड़ दीजिए, बच्चे देख रहे हैं। तो वो कहता बच्चे, वो कहता यस मॉम मेरे बच्चे भी हैं, और वो भी 5 साल के, उनके सामने मेरा मुकुट तो नहीं कीजिए ना। इतना बोलकर उसकी दादी कहती हाँ तो पहले बताना चाहिए था ना। और कहता बच्चों इधर आओ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। और वहां पे आकर के बीच स्टेज पे बैठ जाती है, जहाँ पे तीनों बच्चे आ गए हुए थे, और उससे पूछती तुम लोगों का नाम क्या है। जहाँ पे विंग ना वंगजी के कानों को छूते हुए कहते अरे अरे इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। वंगजी भी लग हाँ हाँ तुम भी मजाक उड़ा लो मेरा। उसके बाद इधर इवान निंगजी ईवा तीनों कहते आप मेरी दादी हो, तो कहती हाँ मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो फिर वो कहती अच्छा तो तुम सच में मेरे ही वांग जी के बच्चे हो ना। तो इवा निंगजी वान कहते हाँ हाँ हम डैड के ही बच्चे हैं। तो कहती ठीक है। फिर तब बोलकर से गले लगाते देन कहती ठहरो तो, सारे लोग बैठे हुए हैं और अलग ही कॉमेडी चल रहा है। फिर वांग जी कहता अब क्या हुआ मॉम। तो उसकी मॉम कहती तुम एक लड़के से शादी क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मॉम क्योंकि मुझे लड़का पसंद है। कहता है हाँ ठीक है, पर तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है तो किससे करूँ शादी मैं। उसकी मॉम कहती अरे तुम्हारा क्रश किसी और की भी था ना जिसे तुम पसंद करते थे, तुम मुझसे शादी करो ना, तुम इससे शादी क्यों कर रहे हैं। और मुझे कहता मॉम मेरी बात सुनिए ठीक है ना। उसकी मॉम कहती नहीं शादी कैंसिल करो, शादी कैंसिल करो, ये शादी नहीं होगी, भाई प्लीज कह रहा है, हम आगे बढ़े या रुक जाए। वहां जी भी लाइक अरे रुक यार रुक जा, पहले फरियाद तो दे। इधर विंगो से कह रहा है आप रुक जाओ, हम अभी बताते हो कि ना। फिर कहता है तुम किसी और के ऊपर क्रश थे तुम्हारा वंगजी, तुम किसी और को लाइक करते थे। वंगजी कहता है अरे नहीं माताओ रुक जाओ। उसकी मम्मी कहती है अरे झूठ क्यों बोल रहे, सच्ची तो बोल रहा हूँ ना। मम्मी भी लाइक मॉम बस कीजिए। उसकी मम कहती है देखो बच्चे ये तो मैं झूठ बोल रहा है, ये किसी और को लाइक कर रहा था, फिर पता नहीं क्या हो गया उसे छोड़ दिया और आज तुमसे शादी कर रहा है, कहीं ये तुम्हारा जीवन बर्बाद ना कर दे, तो तुम अपने बच्चे की वजह से इसे शादी मत करो। मंगजी भी लाइक मॉम मेरी शादी होने से पहले मेरा घर उजाड़ रहे हो आप। सीजन कह रहा है जियांगचिंग से ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सीजन भी लाइक जियांगचिंग भी लाइक मॉम के आगे किसकी चली है, अरे वो तो सुनती ही नहीं है, अभी क्या ही बोले हम। फिर मंगजी कहता मॉम स्टॉप स्टॉप ओके ना। सबसे पहली बात ये कि मेरा किसी और के ऊपर क्रश नहीं था। तो विंग कहता क्या 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 कह रहे हो तुम। विंग कहता अरे वांगजी कहता अरे था बाबा था। तो उसकी मॉम कहती देखा ये खुद कंफ्यूज हुआ बड़ा है और इसे खुद नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है। तो वांगजी भी लाइक मॉम आप चुप हो जाएंगी 2 मिनट प्लीज, शादी होने से पहले यार बीवी के साथ मेरी लड़ाइयाँ चल रही है। और इधर अंकल ना ऑक्सीजन मास्क लगा करके और ऐसे व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, कहते ये सब क्या देखना पड़ रहा है, मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है। तभी वांगजी की मॉम कहती है देखा देखा ये झूठ बोल रहा है ना। तभी वांगजी कहता है मॉम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरा सिर्फ तुम्हारे ऊपर क्रश था। तो उसकी मॉम कहती है झूठ, तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश था जिसे तुमने छोड़ दिया है, तुम झूठ बोल रहे। वांगजी कहता मॉम चुप हो जाइए, हाँ, आप मेरी शादी होने देना चाहती है या नहीं। उसकी मॉम कहती मैं तो बस सच बता रही हूँ बच्चे, इसे इसकी बातों पे मत आना, मर्द होते ही ऐसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं। हिंग भी लाइक वांगजी को देखते हुए कहता है मॉम क्या कह रही है। वांगजी कहता है मॉम विंग
कैन यू प्लीज स्टॉप इट। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी मर्जी, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है विंग तो शादी कर लो। इतना बोलकर कहता क्या कहा तुमने, विंग? ये विंग है? मॉम जी कहता है एग्जैक्टली मॉम, ये विंग है। और विंग, मॉम जिसके बारे में बात कर रही है वो तुम हो। विंग कहता हाँ, कहता हाँ, एक्चुअली मैं मॉम को बस इतना पता है कि मैं किसी को पसंद करता था और उसका नाम विंग है। उसे नहीं पता कि वो कौन है, कैसा दिखता है, वाट एवर जो। और तो प्लीज कुछ और मत समझना। उसकी मॉम कहती वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये किसी और को पसंद करता था और उसका नाम विंग था, तो ये वही विंग है। मॉम जी कहता यस मॉम, ये वही विंग है। उसकी मॉम उसको एक हाथ मारती है पीठ पे, जिससे हमारा मंग जी लड़खड़ा गया था एकदम और दांत पीसते कहता मॉम। मॉम कहती मेरा शकल क्या देख रहे हो, जल्दी शादी करो और घर लेके चलो ना। अरे यार फ्री में मुझे 3 3 बच्चे भी मिल रहे हैं। तो मंग जी कहता मॉम मैंने इसके लिए मेहनत की है। तो उसकी मॉम कहती है हम बिना मेहनत के बच्चे थोड़ी आएंगे, तो तुम्हें क्या झुंझुना पकड़ाऊं मैं? अब चलो शादी करो और चलो बच्चों हम नीचे चलते हैं। इतना बोल करके वो बच्चे को लेकर नीचे आ जाती है पहुंच गया। हाँ बस, अब जाकर सब कुछ ठीक हुआ। तो विंगी कहता नहीं पहले मुझे समझाओ, तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश था, फिर तुम मेरे ऊपर क्रश आए और फिर ये कौन सा चल रहा है? मुझे कहता है शादी के बाद समझा दो, मुहूर्त निकला जा रहा है, विंग शादी करो ना। विंग कहता है नहीं बताओ। जी कहता है हे देखो, जिसे मैं पसंद करता था वो तुम थे ठीक है, पर मॉम को नहीं पता था कि वो तुम हो, दैट्स व्हाई मॉम ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो तुम नहीं हो और वो कोई और था। विंग कहता है एक मिनट कंफ्यूज मत करो। वांग जी कहता है बस बहुत हो गया, इतना बोल विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसे किस करा देता है, सॉरी किस करने लगता है। किस करने के बाद विंग थोड़ा शांत हो गया था और वांग जी कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना। हाँ, मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम नहीं थे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम थे, और हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ही वो थे जिसका मेरे ऊपर क्रश था भी और नहीं भी। ओके। फिंग कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी कहता है बस शादी करो मुझसे, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है, देन रिंग वाले को बुलाता है, जो कि ब्राइड पार्टनर्स बने हुए थे जो वहां पे आए थे, वो दोनों को रिंग पकड़ा देते। वांग जी जबरदस्ती उसके हाथ में रिंग ठूस देता है, उसके हाथ से रिंग लेकर के अपने हाथ में जबरदस्ती पहन लेता है, क्योंकि विंग हाथ खोल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद कहता है चलो आगे बोलो। अब जो हमारे प्रीस्ट थे वो जल्दी जल्दी बोल देते हैं एल्डर सिस्टर को वो करो, खुद को ग्रीड करो, देन किस करके शादी लॉक करो। हम जी अकेले ही सारा रिचुअल खत्म करने के बाद विंग को किस करने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं हाय इस शादी हमेशा याद रहेगी, और बच्चे कहते हैं और हम उनके गवाह बनेंगे। इतना बोल करके वो लोग क्लैपिंग करने लगे थे, जहाँ पे विंग को अब एहसास होता है कि चलो भाई तुम्हारी लुटिया डूब गई है और तुम शादीशुदा हो चुके हो। जहाँ पे उसके बाद वो सब लोगों को देखते हैं, देन वापस से फाइनली ग्रीड करते हैं। उसकी मॉम कहती है कितना बुद्धू है ये, मुझे लगा था वो कोई और है, इसकी तो मैं तुड़वाने वाली थी शादी। पर देखो तो खोदा पहाड़ और निकला उसी का क्रस। कोई बात नहीं, चलो बच्चों तो तुम हमारे साथ एंजॉय करना और इन दोनों को अपना वेडिंग नाइट मनाने देना। इतना बोल करके उसकी मॉम उन दोनों को कहती "हम्म, ये लो टिकट, ऊपर तुम दोनों के लिए मैंने वेडिंग रूम बुक कर दिया हुआ है, अपने स्वीट में जा सकते हो।" हम जी कहता है मेहरबानी ऊपर मत टपकाइएगा। इतना बोलकर जाने लगता है तो सीजन कहता है अरे हमसे भी मिल लो भाई, हम तुम्हारे भाई है। वांग जी कहता है मॉम को संभाल दो आप, वही बहुत बड़ी बात होगी, वरना कबाब में हड्डी बन जाएंगी वापस से। तो सीजन कहता है हाँ वो तो है, मॉम को भला कौन ही रोक सकता है, और मॉम को किसने बुलाया? तभी पीछे से सीजन लैंड किरण भी लग मैंने बुलाया भाभी को, इतना सब कुछ घर में हो गया, उन्हें जानना चाहिए ना। तो कहता है हाँ वो तो है, सूलियन के बारे में जानने के बाद तो मॉम तो उसे पीट पीट के भरता ही बना देंगी। इतना बोल करके सीजन कहता है अब तो राम ही रखा। और इधर वांगजी विंग को लेकर के ऊपर चला गया था। इधर जो हमारी सासू मैया जी थी, वो तीनों बच्चों को लेकर के और किरण को लेकर के बाकी सारे गेस्ट को लेकर के खाने तरफ आ जाती है। वो लोग खा भी रही होती है और अपना टाइम एंजॉय कर रही होती है। इधर हमारा वांगसेंस कपल्स अपने रूम में आकर के कपड़े इधर एक दूसरे के छीनने फाड़ने में लगे हुए थे, एंड देन एवरीडे मीन्स एवरीडे करने में लगे हुए थे। जहाँ पे वांग जी रिंग को किस करे जा रहा था, उसके नेक को, उसके एडम एपल को, उसके टमी को, उसके बैरी एरिया को, सबको टच करे जा रहा था। विंग कहता है मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आया था स्टेज पे। वांग जी भी लाइक समझा तो रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ उतना कम पड़ जाता है, और यही वजह है कि तुम्हें मैं भूल ही नहीं पाया। उस अक्स में, उस झलकियों में तुम थे विंग। इतना बोलकर वांगजी विंग को खुद से कनेक्ट करता है, देन उसे किस करने लगता है। जहाँ पे वांगजी के लाउड मॉर्निंग ग्रॉल और विंग की मॉर्निंग साउंड्स उस कमरे में गूंज रही होती है, और वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। अब इधर ये सब कुछ हो जाने के बाद जब घर आते हैं तो उसकी मॉम कहती है ये सूलियन का बच्चा कहाँ है। फिर सूलियन को उसके सामने में लाया जाता है,
और सूलियन उसे कहता है, बड़ी मम्मा मुझे माफ कर दीजिए। तो जो लाइनी थी उस सूलियन को 2 4 10 कोरे पीट लेने के बाद कहती है, नालायक कहीं के, जब तू उस चुड़ैल से शादी कर रहा था तभी मैंने तेरे को बोला था ना कि ये लड़की हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तूने उससे शादी की। अब मुझे बताएगा मेन रीजन क्या है। तो सूर्यन उसे कहता है, हालांकि मैं इनफर्टिलाइट हूँ, मतलब कि मैं बच्चा कभी नहीं दे सकता, मैं बाप नहीं बन सकता, और मैं वांगजी गगा से नफरत करता था। दैट्स वाई मैंने लिली का सहारा लिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोलेगी। बड़ी मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, लैनी कहती है। चलो कोई ना, अंत भला तो सब भला। हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित तो करने होंगे ना, इसलिए तुम हमारे घर से दूर रहोगे और दोबारा किसी ऐसे लड़की के झांसे में मत आना। और जब तुम बाप नहीं बन सकते तो तुम्हें लड़की के साथ शादी करने के बजाय किसी लड़के से शादी करनी चाहिए या डेट करना चाहिए, ताकि तुम्हें पार्टनर तो मिल सके, है ना। इतना बोल वो किरण से कहते, किरण क्या सोचा है। किरण कहते, भाभी आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ से दूर भेज दीजिए ताकि मैं इसे कभी देख ना सकूं। सुनैन की आंखों में गिल्ट, पछतावा सब कुछ तारो कहता है, डैड। लैन किरण कहते हैं, तुमने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, अपना ही फायदा और नुकसान देखा, लेकिन फैमिली में ऐसे नहीं होता है। फैमिली में सबको लेके चलना पड़ता है और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तुम लीडर बनना चाहते थे ना, लीडर का गुण होता है त्याग देना, अपने आप को, स्मृति को, हर एक चीज को। तुम करो या ना करो, पर उसका सारा क्रेडिट हर किसी को जाता है, लेकिन तुम अपने लिए जीते हो सूर्यान, इसलिए तुम कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। और ये बोलकर कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि तुम सच में मेरे बेटे हो, तुमने हमेशा ये मेरे मान सम्मान को नीचे गिराया है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सूलियान के पास अब पछतावे के अलावा दोहरी जिंदगी जीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सूलियान का सारा सामान पैक हो जाता है और उसे दूसरे ब्रांच पे, एक छोटा सा ब्रांच पे भेज दिया जाता है, वहां का छोटा सा सीईओ बना करके। और यहाँ पे सारे लोग अपने घर आ गए हुए थे और हमारे वंशज कवर फाइनली अपने एवरीडे में लगे हुए थे। इधर लैन किरण, सीचेन, जांगचेंग और लैनी सब लोग तीनों बच्चे के साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे होते थे। कहते, दादी तो फाइनली अब हम सब साथ में रहेंगे। लैनी कहती, हाँ सही कहा, अब हम सब साथ में रहेंगे और साथ में ही आगे ग्रो करेंगे। आखिरकार तुम दोनों हमारे खानदान के वारिस जो हो। और इतना बोल करके ईवान और निंजी को वो लोग ऐसे ना किस कर रहे होते, जहाँ पे जांग जिंग ईवान से कहते हैं, चलो बच्चों हम सब लोग मिलकर तुम्हें सुला देते हैं, ओके ना। इतना बोल सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे ईवान को उसकी दादी रखी थी और निंजी और ईवा को लैंसीचन और जियांगचिंग लेके चले गए थे, क्योंकि अंकल किरण के ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था तो उन्हें रेस्टिंग एरिया में डाला गया था, दैट्स व्हाई। और उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और इधर हमारे वांगसेंस कपल एक दूसरे में खोए हुए थे। तो इसी के साथ ये छोटा सा वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, वन नाइट स्टैंड वाला, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर watching.